देखो इसमें ना जो भी हमें चैप्टर वाइज चलना है, पहले आप ये थ्योरी पढ़ोगे। इसको हाइजीन्स पता नहीं क्या नाम देते हैं इसको। प्रोनाउंसिएशन नहीं पता इसका मतलब। कुछ हाइगन्स थ्योरी बोलते हैं, कुछ हाइजीन्स थ्योरी बोलते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा अजीबोगरीब सा एक कंसेप्ट उन्होंने बताया था। बिल्कुल थ्योरी है, फिर बोलो कोई मैथमेटिकल प्रूफ नहीं है, बस एक थ्योरी है। बट उस थ्योरी का जो आइडिया है वो क्या है कि द थ्योरी इज ऑल अबाउट हाउ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर पॉइंट। पूरी थ्योरी इसके बारे में है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल किस तरीके से करेगी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मतलब लाइट वेव की बात की जाए तो वो कैसे ट्रेवल करेगी। और ये आइडिया जनरेट कहां से हुआ था इनको, तो उन्होंने वेव इन वाटर का एक एग्जांपल देखा, जो बट वेव इन द वाटर मैकेनिकल वेव है, ध्यान दीजिएगा। पानी की वेव में मैकेनिकल वेव है, तो उसका जो मैकेनिज्म है वो मैकेनिज्म इनको थोड़ा सा अच्छा लगा। मतलब इन्होंने कहा कि पानी पर वेव कैसे प्रोपोगेट करती है, तो इन्होंने कहा कि पानी में वेव प्रोपोगेट कराने के लिए सबसे पहले आपको पानी में एक वेव क्रिएट करनी पड़ेगी, और वो हम नॉर्मली किस तरीके से करते हैं। मतलब हाँ, पत्थर ही एग्जाम्पल याद रहेगा हमेशा। चलिए कोई बात है, पत्थर ही मार दो। तो यानी कि आप पानी में एक छोटा सा पार्टिकल ड्रॉप करो, और जहां पर आप एक छोटा सा पार्टिकल पानी में ड्रॉप करोगे वो उस पॉइंट पर एक डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाती है। एंड देन वो डिस्टर्बेंस पानी में आगे कैसे बढ़ती है, किस फॉर्म में, ज्योमेट्री क्या बनती है इसके अराउंड, कंसेंट्रिक सर्कल्स बनेंगे, और सर्कल के फॉर्म में वेव प्रोपोगेट करती है जिस पॉइंट पर। मतलब ये आइडिया था, जिस आइडिया के बेस पर हाइजेंस ने लाइट के बारे में कुछ दिमाग लगाया कि यार पानी में जब वेव बढ़ती है तो सर्कल बन के बढ़ती है, जिस पॉइंट पर स्टोन को ड्रॉप करते हैं वहां पर वेव जनरेट होती है, और वो प्रोपोगेट यानी कि वो वेव सिर्फ वहीं तक नहीं रहती, आगे बढ़ती है और पानी के सरफेस पर सर्कुलर फॉर्म हो जाती है। तो वेव प्रोपोगेट्स इन द फॉर्म ऑफ सर्कल्स। ये ठीक है ना, ये हमारा चैप्टर नहीं है फिर बोलना, ये जैसे एक आइडिया है कि अगर मैकेनिकल वेव ऐसे बढ़ सकती है तो फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो कि लाइट वेव है वो भी कुछ ऐसा ही करती होगी, वो भी कुछ सिमिलर तरीके से चलती होगी, कुछ ऐसी थ्योरी उसकी भी होती होगी। और एक्चुअली होता क्या है कि ध्यान दो आप, जैसे एक जो सर्किल बनता है, ये सर्किल अपने से आगे वाले वाटर पार्टिकल को डिस्टर्ब करेगा, फिर जो ये सर्किल होगा ये अपने से फॉरवर्ड, अपने से और आगे वाली साइड पर जो वाटर के पार्टिकल्स होंगे उनको डिस्टर्ब करेंगे, और डिस्टर्बेंस एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक प्रोपोगेट करके आगे बढ़ जाएगी। कुछ ऐसा ही मिलता जुलता कंसेप्ट, सिमिलर टाइप का कुछ आइडिया इन्होंने लाइट के केस में भी दिया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के केस में। तो इनके पॉइंट्स आप लिखो, बताएं क्या है, कुछ पॉइंट्स बताएं इन्होंने। ठीक है, पहला पॉइंट, मतलब पहला, ये भी पॉइंट नंबर नहीं है, दिस इज नॉट अ नंबर, सिंपली द थ्योरी इज a construction based theory. This theory is geometrical construction based theory. Geometrical construction based theory used to explain reflection and refractions. और इसके पॉइंट्स क्या हैं वो लिखिएगा। नंबर 1, मतलब पोस्टुलेट टाइप कह लो, मतलब क्या इनके पॉइंट्स थे। तो नंबर 1, the wave propagate in the form of the wave
propagate in the form of the wave propagate in the form of wave front. Wave front. Second point, each point on the wavefront behave like secondary sources, and they emit spherical waves. They emit spherical waves known as wavelets. तीसरा पॉइंट, a common tangential surface to all the wavelets. Is the new position of wavefront. आएगा कुछ नहीं समझ में तीनों पॉइंट से, ये खाली फॉर्मेलिटी हुई है, अभी बस लिखा है हमने, खाली समझ कुछ नहीं आएगा। नहीं, तो पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा वेव फ्रंट क्या चीज होती है। ठीक है, ये तो हमने खाली बस नोट्स बनवाए एक तरीके से मान लो। नंबर 1 पॉइंट, वेव फ्रंट क्या है, मैंने इसके बारे में समझिए। मैं इसको पहले एक एनालॉग से समझाऊंगा। एनालॉग में वेव फ्रंट का एनालॉग ऑफ वेव फ्रंट इलेक्ट्रोस्टैटिक में आप इक्विपोटेंशियल सरफेस से लें। अब जरा एनालॉग लो पहले आप। पॉइंट चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस की ज्योमेट्री क्या बोलती है? तो इसके अराउंड स्फेरिकल ज्योमेट्री कॉल्ड एज इक्विपोटेंशियल सरफेस। एग्जैक्टली एनालॉग पर अगर कहा जाए कि कोई एक पॉइंट सोर्स है, पॉइंट सोर्स ऑफ द वेव, तो उसके अराउंड स्फेरिकल ज्योमेट्रिक सरफेस, स्फेरिकल ज्योमेट्री अराउंड दैट पॉइंट सोर्स, इसी को आप डिफाइन करते हो वेव फ्रंट। मतलब ये एक सिमेट्रिकल सरफेस है। वेव फ्रंट इज अ सिमेट्रिकल सरफेस अराउंड द सोर्स। और एनालॉग में समझने के लिए इसको इमेजिन करा जा सकता है सिमिलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। वेव फ्रंट इज जस्ट अ ज्योमेट्रिकल सरफेस सिमेट्रिक with respect to the source. Spherical नहीं. Wave front is a geometric surface which is symmetric with respect to source. ठीक है, तो पॉइंट सोर्स के लिए पूछा जाए कि व्हाट इज द ज्योमेट्री ऑफ वेव फ्रंट, तो स्फेरिकल। याद करने के लिए आप इक्विपोटेंशियल का एग्जांपल दे सकते हो, थोड़ा सा याद रहता है। और इसकी टेक्निकल डेफिनेशन पे जाए, अगर टेक्निकल डेफिनेशन क्या है, टेक्निकल डेफिनेशन कि सोर्स का मतलब वो पॉइंट जहां से वेव स्टार्ट होगी। पॉइंट सोर्स का मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट पर वेव स्टार्ट की, तो इस स्फीयर के कौन से पॉइंट पर वेव सबसे पहले आएगी। अगर सुनो तो पहले सुनो बड़ी बात, अगर ये चारों तरफ होमोजीनियस मीडियम हो,
मतलब वेव के ट्रेवल करने की डायरेक्शन हर तरफ एक जैसी है। स्पीड ऑफ वेव जो राइट साइड है वही स्पीड ऑफ वेव लेफ्ट साइड है, वही स्पीड ऊपर के साइड भी है, वही स्पीड नीचे के साइड भी है। अब आप बताइए स्फीयर का वो कौन सा पॉइंट होगा जहां पर वेव पहले आएगी? अगर सेंटर से वेव स्टार्ट हो तो स्फीयर के इस पॉइंट पर वेव पहले आएगी, या फिर इस पॉइंट पर वेव पहले आएगी, या फिर इस पॉइंट पर वेव पहले आएगी, या फिर सब पर एक सब साथ पर आएगी? एक ही टाइम पर आएगी। साथ में सेम सब टाइम। में एक साथ आएगी। दैट इज टेक्निकल डेफिनेशन ऑफ वेवफ्रंट। टेक्निकल डेफिनेशन ऑफ वेवफ्रंट होती है लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स, इट इज द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स where the wave will reach at the same time, where the wave will reach at the same time। और प्रिसाइजली बात करें तो इट इज द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स which are in the same phase, locus of all points which are in the same phase। तो मैथमेटिकली ये मान लेना कि सोर्स के अराउंड एक सिमेट्रिक सरफेस, सिंपल लैंग्वेज में ये ऐसी सरफेस है जिस पर वेव एक साथ आएगी उसके सभी पॉइंट्स पर। और टेक्निकली जाओगे तो ये कहा जाता है कि इन पॉइंट्स पर यहाँ पर ऑसिलेट करने का फेज, यहाँ पर ऑसिलेट करने का फेज और यहाँ पर ऑसिलेट करने का फेज सब एक सिमिलर होंगे। और इसीलिए मैंने इक्विपोटेंशियल से एनालॉग दिया था इसका। इस सरफेस के हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू निकाली जाएगी, तो यहाँ का पोटेंशियल, यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल सेम आएगा। सिमिलरली आप बोलोगे फेज ऑफ ऑसिलेशन एट दिस पॉइंट, फेज ऑफ ऑसिलेशन एट दिस पॉइंट, फेज ऑफ ऑसिलेशन एट दिस पॉइंट एक जैसे होंगे। मतलब कि ये पार्टिकल और ये पार्टिकल के ऑसिलेट करने में ना तो कोई लीड करेगा ना तो कोई लैग करेगा, ये सब एक साथ ऑसिलेशन स्टार्ट करेंगे। एक साथ ये सारे पार्टिकल अपने ऑसिलेशन के एक्सट्रीम एंड पर जाएंगे, एक साथ ये सभी पार्टिकल अपने ऑसिलेशन के मीन पॉइंट पर आएंगे, एक साथ ये सब के सब नेगेटिव एक्सट्रीम पॉइंट पर जाएंगे। दैट इज मीनिंग ऑफ सेम फेज। ठीक है, ये तो वेव फ्रंट हो गया। अब जरा इनकी थ्योरी पर आइए। एक मिनट, उसके पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक में अगर आपके पास लाइन चार्ज हो, इनफाइनेटली लॉन्ग लाइन चार्ज, इनफाइनेटली लॉन्ग लाइन चार्ज, इसकी इक्विपोटेंशियल सरफेस अगर कही जाए तो इसके अराउंड सिमेट्रिक सिलेंडर। सेम सिमिलर एनालॉग पर अगर हमारे पास लाइन सोर्स ऑफ द वेव है, लाइन सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लाइन सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो पूछा जाए कि व्हाट विल बी द इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो हम बोलेंगे इसके अराउंड क्या बनेगा, एक सिलेंडर, अ सिलेंडर अराउंड दिस लाइन। If the source of electromagnetic wave is a line, then a cylinder around that line is the wavefront। मतलब कि इस सिलेंडर पे जितने भी पॉइंट्स होंगे उन सब का ऑसिलेशन एक जैसा हो रहा होगा। They all will start oscillating at the same time, they all will reach to the maximum value at the same time, they all will again come back to the mean point at the same time। That is the same phase oscillation। और इलेक्ट्रोस्टैटिक में तीसरा पार्ट अगर हम कंपेयर करें तो हमारे पास एक इनफाइनाइटली चार्ज सरफेस होते हैं, a very large surface, infinitely charged large surfaces। इनके इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे होते हैं? तो इन्हीं के पैरेलल एक और सरफेस बना दीजिए, वो इक्विपोटेंशियल है। सोर्स के पैरेलल में एक और सरफेस, तो इसको हम बोलते हैं प्लेन सोर्स। देखिए, पॉइंट सोर्स, लाइन सोर्स एंड दिस इज कॉल्ड एज। तो सिमिलरली यहाँ पर भी आएगा, अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का सोर्स एक प्लेन सोर्स, फॉर द प्लेन सोर्स, मैं डायग्राम नहीं बनाई है। If the source of electromagnetic wave is a plane source, then a wavefront will be planes parallel to the source, planes parallel to the source। इतनी देर में क्या समझ आया वेव फ्रंट?
कोई रियल फिजिकल ऑब्जेक्ट है या ये सिर्फ हमारा एक ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन है सर? ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन है, इज नॉट एनी, हाँ, कोई रियल ऑब्जेक्ट नहीं है, सिर्फ हमारा एक इमेजिनेशन है सरफेस का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो हाइजीन्स के पॉइंट है वो देखो। सपोज दैट एक सोर्स ले रहे हैं अगर हम यहाँ पर, कैपिटल एस इज द सोर्स ऑफ लाइट, लिखते रहिएगा, लेट कैपिटल एस इज द सोर्स ऑफ लाइट। इसके अराउंड किस टाइप की वेव फ्रंट बनाओगे आप अगर पॉइंट सोर्स यूज किया तो? स्फेरिकल। और तो जो लोग ज्योमेट्री बॉक्स यूज कर सकते हैं भाई वो सही से करिएगा, आप एक प्रॉपर स्फेरी बनाइए। मतलब अगर कंपास वगैरह रखा हो तो परफेक्टली एक स्फीयर ड्रॉ करिए इस सोर्स के अराउंड, और नहीं रखा है तो कोई बात नहीं, ऐसे कर लो आप। अभी 2021 में ना इसी के ऊपर क्वेश्चन है, सिंगल करेक्ट, इस थ्योरी के ऊपर सिंगल करेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। खैर तो ये हमारा वेव फ्रंट हो गया। अब उन्होंने पहले पॉइंट में क्या बोला है, देखिए फर्स्ट पॉइंट में, अपने पहले पॉइंट में उन्होंने क्या बोला है, फर्स्ट पॉइंट में इन्होंने क्या स्टेटमेंट पास की, देखो जरा उसको। उन्होंने कहा था कि इस वेव फ्रंट पे जितने भी पॉइंट्स हैं, आप सुनना देते, इस वेव फ्रंट पे आप जितने भी पॉइंट सेलेक्ट करोगे वो सारे के सारे पॉइंट, ये क्या लिखा है, पहला पॉइंट पे लिखा है कि वेव प्रोपोगेट इन द फॉर्म ऑफ वेव फ्रंट, दूसरे पॉइंट पे लिखा होगा कि उस वेव फ्रंट पे जितने भी पॉइंट है वो सब सेकेंडरी सोर्स है। तो ये हमारा मेन सोर्स था। नाउ दीज पॉइंट्स आर न्यू सोर्सेस, सपोज S1, S2, S3, S4, बहुत सारे पॉइंट्स होंगे इन पे, इनफैक्ट इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स आएंगे उस स्फीयर के ऊपर, कई सारे पॉइंट्स बनेंगे। हमने उसमें से 3-4 पॉइंट दिखाए आपको, ये सब हमारे सेकेंडरी सोर्सेस है, और ये पॉइंट सोर्सेस है। तो अब ये खुद एक वेव एमिट करेंगे, ये सेकेंडरी सोर्स अपने अराउंड एक स्फेरिकल वेव फ्रंट जनरेट करेगा, ये सेकेंडरी सोर्स अपने अराउंड एक स्फेरिकल वेव फ्रंट जनरेट करेगा, ये थर्ड वाला सेकेंडरी सोर्स अपने अराउंड एक स्फेरिकल वेव फ्रंट, और ये भी अपने अराउंड एक स्फेरिकल वेव फ्रंट। इनको वेवलेट कह रहे हो आप। मेन सोर्स से निकलने वाला स्फीयर वेव फ्रंट है, और वेव फ्रंट के ऊपर जो पॉइंट्स चूज कर रहे हो उनसे बनने वाले स्फीयर को वेवलेट्स कहा जाता है। ये छोटे छोटे स्फीयर वेवलेट्स है हमारे। फ्री हैंड बना लो, कोई दिक्कत नहीं भाई, जल्दी से डायग्राम नहीं है तो फ्री हैंड बना लीजिए। ये सिर्फ एक ज्योमेट्रिकल मेथड है, लॉजिक सर्च मत करना है इसके अंदर, पहले बता दें, चुपचाप जो कहा जा रहा है वो करिए। वेवलेट्स कौन है इसमें? छोटे वाले स्फीयर जो S1 के अराउंड बन रहे हैं, S2 के अराउंड बन रहे हैं, S3 के अराउंड बन रहे हैं, S4 के अराउंड बन रहे हैं, दीज आर वेवलेट्स। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। अच्छा एक पॉइंट हमने लिखाया नहीं है वो, बट ऑब्वियस है कि जैसे जो हमारा सोर्स है, अगर इससे जिस फ्रीक्वेंसी की वेव यहाँ से निकलेगी, सेम फ्रीक्वेंसी की वेव S1 से भी निकलेगी, उसी फ्रीक्वेंसी की वेव S2 की भी, उसी से S3 की भी। तो मेरे ख्याल से तीसरा पॉइंट था ना शायद में, कि ईच पॉइंट, कौन सा पॉइंट था देखो, ईच पॉइंट ऑन द सेकेंडरी, नहीं सॉरी, ईच पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट बिहेव लाइक अ सेकेंडरी सोर्स एंड दे emit spherical waves called as, उसी में आगे ऐड कर लो, ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी, ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी। देन इन्होंने क्या कहा, अपने लास्ट पॉइंट में क्या कहा, कि ये जो छोटे छोटे स्फीयर बना रहे हो आप, इन छोटे छोटे स्फीयर को टच करता हुआ एक सरफेस बनाइए, एक ऐसा सरफेस बनाइए जो इन सभी छोटे छोटे स्फीयर को टच करे कॉमन। तो इनको टच करता हुआ एक स्फीयर और बनाते हैं, सरफेस जो इन सबको कॉमनली टच करे, और वो भी सिर्फ फॉरवर्ड साइड पर, बैकवर्ड साइड नहीं।
इसकी भी कुछ थ्योरी है, बड़ा अजीब सी कॉम्प्लिकेटेड थ्योरी है कि इन स्फीयर्स का कॉमन टेंजेंट आपको फॉरवर्ड साइड पे दिखाना है, नॉट इन द बैकवर्ड साइड। तो ये जो कॉमन टेंजेंट बना है ये हम कहते हैं दिस इज द न्यू पोजीशन ऑफ वेव फ्रंट। न्यू पोजीशन ऑफ वेव फ्रंट कौन से, मतलब कौन से वेव फ्रंट की नई पोजीशन है ये? जो पहले वाला था ये हमारा आप कह सकते हो कि ओल्ड पोजीशन ऑफ द वेव फ्रंट है। मतलब वेव फ्रंट एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो गई। वेव फ्रंट ये वही वैसा ही कुछ आइडिया है। पानी में जो वेव बनी थी उसका सर्कल बड़ा हो गया। पानी में वेव क्रिएट करने के लिए हमने पत्थर गिराया, तो पत्थर के अराउंड जो सर्कल बना वो ग्रो होता जाता है, सर्कल धीरे धीरे बड़ा होता है। तो उसकी मैकेनिज्म तो समझ में आती है कि सर्कल क्यों बड़ा हो रहा है, क्योंकि एक सर्कल अपने से आगे वाले वाटर पार्टिकल को पुश करेगा तो वो भी ऑसिलेट कर जाएगी, तो सर्कल का साइज बड़ा होता जाता है। बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर ये हाइपोथेटिकल वेव फ्रंट बड़ी कैसे हो जाएगी, उसकी पूरी मैकेनिज्म ये है। क्लियर हुआ है चीज? जस्ट अ कंस्ट्रक्शन पार्ट। तो भाई पीली टी शर्ट वाले भाई साहब, क्लियर हुआ? ठंड वंड लग रही क्या? चलिए आगे बढ़िए। ठीक है आगे बढ़े। इक्विपोटेंशियल से एनालॉग लेने का एक फायदा और भी है। जरा इक्विपोटेंशियल में अगर आप याद करो तो इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन और इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच में क्या एंगल बनाते हो? वेव प्रोपगेशन की डायरेक्शन परपेंडिकुलर होगी। हाँ, जैसे अगर ये इक्विपोटेंशियल लाइंस हो तो आप क्या बोलोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड कौन से डायरेक्शन में आएगी? इनके परपेंडिकुलर डायरेक्शन। तो सिमिलर एनालॉग पर यहाँ पर क्या बोलेंगे, जो आपका वेव फ्रंट है इनके परपेंडिकुलर, वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर, perpendicular to the wave fronts, this is the direction of wave traveling, the wave propagate perpendicular to the wave front। बहुत सारे लोगों को गलतफहमी हो सकती है कि उनको समझ आ गया है, ये गलतफहमी हो सकती है कि समझ आ गया है सर। लेकिन वो जो मान लीजिए इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर दिखाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, वो तो तभी दिखाते हैं ना जब हमारी कंडीशन इलेक्ट्रोस्टैटिक होती है। नहीं कहीं नहीं दिखा सकते। नहीं सर, क्योंकि उसका याद करिए लॉजिक डिस्कस किया था इलेक्ट्रोस्टैट्स में, क्योंकि अगर किसी एंगल पे हो गई तो डायनेमिक कंडीशन पे आ जाएगा, ये कंपोनेंट। हाँ सॉरी वो टेंजेंशियल कंपोनेंट है। सर यहाँ पे कैसे बोलेंगे, मतलब यहाँ पे क्या चीज स्टैटिक होगा? नहीं एनालॉग लिया है, कोई लॉजिक थोड़ी है, कोई कनेक्शन नहीं है कि इससे परफेक्टली एनालॉग लगा दें। ओके सर। हाँ, कोई ऐसा लॉजिक नहीं। ये समझना ध्यान से यार कि जो वेव की ट्रेवल करने की डायरेक्शन है और वेव फ्रंट ये हमेशा 90 डिग्री के एंगल पर रहेंगे, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मैं फिर बोल रहा हूँ, इसको बहुत केयरफुली समझना। समझा क्या रहे हैं ये कि वेव आगे कैसे बढ़ रही है, लेकिन ये कह रहे हैं कि वेव आगे बढ़ने के लिए अल्टीमेटली तो वेव ट्रेवल करेगी ना एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, लेकिन वो ट्रेवल करेगी इन द फॉर्म ऑफ वेव फ्रंट। ट्रेवलिंग वेव की हो रही है बट ट्रेवलिंग होती है इन द फॉर्म ऑफ वेव फ्रंट, ये समझाना चाह रही है। हाँ खाली प्रेजेंटेशन है सब कुछ। एक्चुअल में वेव कोई फिजिकल ऑब्जेक्ट नहीं है जिसको हम कह सकते हैं। हाँ रियल में वेव प्रोपगेट होती है, लेकिन उसको समझाने के लिए उन्होंने थ्योरी किसका यूज किया है, वेव फ्रंट का। और इसीलिए स्टार्टिंग में बता दिया कि ये सिर्फ एक ज्योमेट्रिकल मेथड है कंसेप्ट को समझाने के लिए, ओनली अ ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट। क्लियर हुआ आपका पॉइंट? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैसे कि आप रे ऑप्टिक्स में पढ़ते हो, जैसे कि मान लो अगर एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट हो आपको इस तरीके से दिखाई जाए, जैसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाते हो वैसे हम यहाँ पर पैरेलल बीम ऑफ लाइट दिखाते हैं। एक्चुअल में क्या होता है यार, आप ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में लाइट को रे बना करके दिखाते हो, यहाँ पर हम लोग वेव फ्रंट बना के दिखा रहे हैं। तो अगर ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट है तो इसका वेव फ्रंट कैसे दिखाया जाए?
वेव फ्रंट, तो आप इसके परपेंडिकुलरली एक लाइन ड्रॉ Planes. करिए, इसके परपेंडिकुलर एक सरफेस, दिस सरफेस विल बी कॉल्ड एज वेव फ्रंट। ये आगे ट्रेवल कैसे होगी, एक बार फिर देखो, ये आगे कैसे ट्रेवल होगी, तो जो इनके थ्योरी के पॉइंट्स है उनको देखो। इस वेव फ्रंट का ये पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, ये सब आपके सेकेंडरी सोर्सेस, S1, S2, S3, S4, ऑल आर द सेकेंडरी सोर्सेस। ये सब सेकेंडरी सोर्सेस S1, S2, S3, S4, सेकेंडरी सोर्स हमेशा पॉइंट होगा, सेकेंडरी सोर्स ऑलवेज पॉइंट, तो इनके अराउंड स्फीयर बनाओ आप। और अगर हम S1, S2, S3, S4 के अराउंड सेम साइज के स्फीयर बनाए, S1, S2, S3, S4 चारों के अराउंड सिमिलर साइज के स्फीयर बनाए, और फॉरवर्ड साइड पर उन सभी स्फीयर्स का टेंजेंट बनाए, तो अगर ये सब सिमिलर साइज के स्फीयर होंगे और फॉरवर्ड साइड पर इनका एक टेंजेंट बनाया जाए, तो वो टेंजेंट फिर से एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, Yes, sir. जो कि प्रीवियस वेव फ्रंट के बिल्कुल पैरेलल होगी। तो हम लोग ये कहेंगे कि ये वेव फ्रंट आगे मूव कर गई, दैट इज अ न्यू पोजीशन ऑफ द वेव फ्रंट। तो वेव फ्रंट आगे बढ़ती जा रही है, ऐसे बोल सकते हो आपकी वेव फ्रंट इज ट्रेवलिंग फॉरवर्ड। तो वेव फ्रंट आगे बढ़ने पर क्या अपनी ज्योमेट्री भी चेंज कर रही है, जैसे कि यहाँ पर एक पैरेलल No, sir. प्लेन है, No, sir. तो आगे जब बढ़ जाएंगे तो क्या वो कुछ और ज्योमेट्री की मिल जाएगी, No, लेकिन sir. आगे बढ़ने No, के लिए sir. उसने, हाँ, आगे बढ़ने के लिए जिन वेवलेट्स का यूज किया है वो वेवलेट्स कैसी है, स्फेरिकल। वेवलेट्स हमेशा स्फेरिकल होंगी। ओरिजिनल वेव फ्रंट आपका कैसा भी हो सकता है, ओरिजिनल वेव फ्रंट सिलेंडर हो सकती है, ओरिजिनल वेव फ्रंट एक प्लेन हो सकता है, ओरिजिनल वेव फ्रंट खुद में स्फीयर हो सकता है, लेकिन जिन वेवलेट्स के थ्रू वो आगे बढ़ेगा वो वेवलेट्स हमेशा स्फीयर होंगे, ऑलवेज स्फीयर। सर हाँ जी, सर आपने जो सारे पार्टिकल्स के लिए वेवलेट्स का साइज सेम बनाया है सर, वो हाँ। अपने आप मान के बनाया है या फिर वो ऑब्वियस ही बात नहीं, वो होती है? इसलिए बनाया है कि हम एक पर्टिकुलर इंस्टेंट की बात कर रहे हैं और ये एज्यूम कर रहे हैं कि मीडियम होमोजीनियस है, तो एक पर्टिकुलर टाइम पर वो सब सेम डिस्टेंस कवर करेगी। ओके यहाँ तक बात समझ में आ रही है आपको? एक बार बताइए। बट ये अजीब सी थ्योरी नहीं है, मतलब ऐसा लग रहा है कि यार क्या है, मतलब कुछ भी कर दे रहे। पहले तो इसका रीजन प्रॉपर नहीं है, अभी तक इसका रीजन अभी तक प्रॉपर नहीं है कि हम टेंजेंट फॉरवर्ड साइड से ही क्यों बनाएंगे, बैकवर्ड क्यों नहीं बना सकते। तो ये तो हाइजेंस भी समझा नहीं पाते इस बात को, वो भी क्लियर नहीं कर पाए कि व्हाई द टेंजेंट कैन नॉट बी ड्रॉन टू द बैकवर्ड साइड, ओनली इन द फॉरवर्ड साइड। ठीक है, उसके अलावा अजीब सब मेथड है, लेकिन फिर भी मेथड सक्सेसफुल है क्योंकि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन प्रूफ होता है यहाँ से। वो लिखिए आप, हाइजेंस थ्योरी से लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कैसे प्रूफ होगा और स्नेल्स लॉ कैसे प्रूफ होगा। और जब कोई लॉ प्रूफ कर सकते हैं किसी थ्योरी के बेस पर, तो ये माना जाएगा कि थ्योरी सही है। तो प्रूफ रिफ्लेक्शन का प्रूफ, भाई अभी तक हम सबको ये पता है कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में ये बताया जाता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी सेम एज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, बट क्यों, ऐसा क्यों है, व्हाई एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन शुड बी सेम एज द एंगल ऑफ इंसिडेंस। और लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में, मतलब स्नेल्स लॉ में, स्नेल्स लॉ अगर थोड़ा बहुत क्लास 10th का याद हो तो कुछ साइन आई बाई साइन आर करके बताते हो, है ना? Yes, sir. यस सर। होते मतलब ऐसा क्या है कि ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में जो लॉ है, तो पहले रिफ्लेक्शन प्रूफ करते हैं इसी थ्योरी के बेस पर। भैया अब रियल कंस्ट्रक्शन चाहिए आपको, अब आप रफ काम से नहीं चल सकता, तो थोड़ा या तो रफ इतना अप्रोक्सीमेट करिएगा कि मतलब इतना अच्छा होना चाहिए। आपको करना ये है, सबसे पहले आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें व्हिच विल रिप्रेजेंट आवर मिरर, हॉरिजॉन्टल लाइन व्हिच रिप्रेजेंट द मिरर।
तो ये पूरी थ्योरी ज्योमेट्री पर बेस है, तो ज्योमेट्री सही होनी चाहिए हमारी। हॉरिजॉन्टल लाइन विच रिप्रेजेंट मिरर, एंड मान लें इसके ऊपर कोई पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट हुई, एक लाइट बीम आ रही है इसके ऊपर पैरेलल, अब पैरेलल लाइट बीम, देखो मैं ये जो साथ साथ डायग्राम बनाने हैं, ये दो लाइनें जो बना रही है ये पैरेलल बीम है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट, तो इनका वेव फ्रंट कैसे दिखाओ? इनके परपेंडिकुलर एक लाइन, परपेंडिकुलर एक स्ट्रेट अगर समझने में दिक्कत हो तो रे जो लाइट हम दिखा रहे हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन है और वेव फ्रंट इक्विपोटेंशियल की लाइन है, ऐसे समझ सकते हो। तो हाँ जी बच्चे, एक मिनट, अब हम क्या करेंगे ना, इसके जो आपको कंस्ट्रक्शन करनी है कुछ इस तरीके से करिएगा। आप एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट दिखाओ और उसके परपेंडिकुलर जो लाइन बनाओगे आप, पैरेलल बीम के परपेंडिकुलर लाइन, इसको कह सकते हैं वेव फ्रंट। इसको हम कुछ नाम दे देते हैं ए और बी से। जानिएगा ये लाइन ए बी जो है ना, लाइन ए बी विल बी कॉल्ड एज इंसिडेंट वेव फ्रंट। दिस लाइन ए बी कॉल्ड एज इंसिडेंट वेव फ्रंट। और ये जो जिनके ऊपर ये एरो बने हैं ये रे को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये जो एरो वाली जो दो लाइनें देख रहे हो ये रे यानी कि वेव को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कि वेव ऐसे आ रही है और उसके परपेंडिकुलर एक सरफेस है जो कि वेव फ्रंट है। अब ये बताइए कि वेव फ्रंट के कौन से पॉइंट ने मिरर को पहले स्ट्राइक किया हुआ इसमें, एज पर द डायग्राम? पॉइंट ए वाले ने। अब ठीक, अब जरा हाइजेंस के प्रिंसिपल पे जाओ, जो उन्होंने 4-5 पॉइंट्स कहे, 3-4 पॉइंट्स। तो नाउ वी हैव अ वेव फ्रंट ए बी, सुनिएगा, नाउ वी हैव वेव फ्रंट ए बी। इनका कहना था कि इस वेव फ्रंट का हर पॉइंट आपका सेकेंडरी सोर्स, इन्हीं का कहना है। तो इसका मतलब बी इज द सेकेंडरी सोर्स, ए इज ऑल्सो सेकेंडरी सोर्स, every point on the wave front will be a secondary source। कहा इन्होंने ऐसा? तो कुछ टाइम के बाद, मतलब जब पॉइंट ए ने स्ट्राइक किया उसके कुछ सेकंड्स के बाद बी वाला पॉइंट भी स्ट्राइक करेगा यहां पर, एंड बी सेकेंडरी सोर्स है, ये अपने अराउंड एक स्फेरिकल वेव फ्रंट बनाएगा। तो अब आपको कंस्ट्रक्शन क्या करनी देखिएगा, आप जो बी वाला पॉइंट है उस स्ट्रेट लाइन को आगे कंटिन्यू करेंगे, सेम स्ट्रेट लाइन आगे कंटिन्यू करेंगे, और इस पॉइंट को मैं कुछ बी डैश का नाम दे रहा हूं, और जो लेंथ, सुनिए, जो लेंथ बी से बी डैश तक की है, जितनी लेंथ बी से बी डैश तक की है उतनी लेंथ का रेडियस मान करके पॉइंट ए के अराउंड सर्किल ड्रॉ करें। आप पॉइंट ए के अराउंड एक सर्किल ड्रॉ करना है जिस सर्किल की रेडियस बी बी डैश लेंथ के एग्जैक्टली बराबर हो, बी बी डैश लेंथ के एग्जैक्टली बराबर रेडियस का सर्किल ड्रॉ करना है जिसका सेंटर पॉइंट ए रहेगा। तो कुछ ऐसा बनेगा, पर नहीं है तो कोई बात नहीं भाई, आप फ्री हैंड बना लीजिए, कोई परेशान मत हो जाना। जो घर में बैठे हैं वो एटलीस्ट सही से बना सकते हैं, क्योंकि एक तो ये बोर्ड का सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है। प्रॉब्लम ये है कि बोर्ड में सब्जेक्टिव आता है और टर्म 2 में आना है तो सब्जेक्टिव ही आएगी, तो एक तो ये प्रॉब्लम वहां भी है, वहां पर भी ये सब करना है। सो मैं हाइजेंस प्रिंसिपल के हिसाब से चल रहा हूँ कि बी इज अ सोर्स, ए इज ऑल्सो अ सोर्स। लाइन सोर्स है, पॉइंट सोर्स है, किस टाइप के सोर्स है? पॉइंट सोर्स। वेव फ्रंट का हर पॉइंट एक अपने आप में सोर्स है, तो बी वाला सोर्स अपने अराउंड एक स्फेरिकल वेव बनाएगा, ए वाला पॉइंट अपने अराउंड एक स्फेरिकल वेव बनाएगा। तो हम ए के अराउंड एक स्फेरिकल वेव बना रहे हैं जिस स्फेरिकल वेव की रेडियस बी बी डैश के बराबर है, यानी कि by the time this wave
by the time this wave will travel from B to B dash. देखिए एक और बात बता रहे आपको, अब ये समझ लो पहले, क्योंकि जिस तरीके के ट्रेंड जेई के चल रहे हैं वो भी स्पेशली एडवांस के, वो खाली थ्योरी के अंडरस्टैंडिंग पे जा रहे हैं। इसके बाद अगर आप हाइजेंस थ्योरी लगाते हो तो बी से एक स्फेरिकल वेव बनाओ, और जिस रेडियस का स्फेरिकल वेव आप बी के अराउंड बनाओ, उसी रेडियस की स्फेरिकल वेव ए के अराउंड ऊपर के साइड बनाएंगे। ठीक है, तो अगर तुम में से कोई कर पाए इस चीज को, मतलब डायग्राम अगर बड़ा बना पाओ आप, तो आप खुद इसको प्रैक्टिस करके देखना। आप बी के अराउंड एक सर्कल बनाइए जो थोड़ी कम रेडियस का हो, और एग्जैक्टली सेम रेडियस का सर्कल आप पॉइंट ए पर बनाओ, और फिर एक लाइन ड्रॉ करो जो दोनों के टेंजेंट हो। वो भी बनाएंगे, रुक जाओ, ये अलग डायग्राम है, वो अलग डायग्राम है, जो अभी बनाया था वो काम करेंगे। मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ कि हाइजेंस थ्योरी क्या बोलती है। हाँ जी, हाइजेंस थ्योरी टाइम की हर एक वैल्यू पर ट्रू होनी चाहिए। देखिए स्टेटमेंट सुनो पहले आप, क्या हम इसमें कोई अपना पॉइंट ऐड नहीं कर रहे हैं, हमें जैसा कहा गया है वो फॉलो कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वेव फ्रंट का हर पॉइंट सेकेंडरी सोर्स है, हमने कहा ठीक है। उन्होंने कहा बी सेकेंडरी सोर्स है, कोई दिक्कत नहीं। उन्होंने कहा ए सेकेंडरी सोर्स है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उन्होंने फिर ये भी कहा कि सेकेंडरी सोर्सेस से स्फेरिकल वेव निकलेंगी वहां से, बट बी वाले सेकेंडरी सोर्स की स्फेरिकल वेव मिरर की तरफ जाएगी, और ए वाले सोर्स की सेकेंडरी वेव ऊपर जाएगी, बिकॉज यहां पर रिफ्लेक्शन हो चुका है इसका। और क्योंकि दोनों स्फेरिकल वेव एक ही मीडियम में चल रही है, तो चलेंगे वो सेम स्पीड पर, तो एक पर्टिकुलर टाइम में दोनों सेम डिस्टेंस कवर करेंगे। तो किसी भी टाइम पर बी से निकलने वाली स्फेरिकल वेव जितना डिस्टेंस कवर करेगी, ए से निकलने वाली स्फेरिकल वेव भी उतना ही डिस्टेंस कवर करेगी, और इनको वेवलेट्स कह रहे हैं। तो बी के अराउंड एक स्फीयर और ए के अराउंड एक स्फीयर, मतलब आपके लिए सर्कल सेम साइज के। और जिन्होंने वाकई में अगर कंपास यूज किया होगा, देन वो एक बार चेक करना, इन दोनों सर्कल्स का कॉमन टेंजेंट लाइन ड्रॉ करो जरा, अगर कर पाओ। बेटा इतने छोटे डायग्राम में तो मिरर के साथ पैरेलल, पता नहीं क्या से पेपर बचा रहे हो। हाँ जी बेटा, क्या कह रहे हो नेहल? मिरर के पैरेलल आ रहा है। हाँ, अब बना के देखो। सब एक ऐसी, इसीलिए मैंने बोला था कि ये कंपास से बन पाएगा, आप फ्री हैंड बनाओगे तो बनेगा नहीं ये सब, क्योंकि फ्री हैंड में ये कैसे इंश्योर करोगे कि ये रेडियस और ये रेडियस परफेक्टली सेम। थोड़ा बहुत भी डिफरेंस हुआ तो आंसर नहीं आएगा। और जब आप करोगे तो एक ऐसी लाइन जो इस वाले स्फेरिकल वेव और इस वाली स्फेरिकल वेव दोनों का कॉमन टेंजेंट हो, वो लाइन कुछ ऐसी बनेगी, और हो सकता है मिरर के पैरेलल बन जाए। यस सर, बन गई। तो आप ये कहेंगे दिस इज द वेव फ्रंट एट सम टाइम। मान लीजिए जिस समय ए वाली वेव ने मिरर को हिट किया था वो t = 0 था, जिस समय पॉइंट ए मिरर पे आया वो टाइम t = 0। उसके कुछ टाइम बाद, मान लीजिए t1 टाइम बाद, बी वाली वेव आगे आई, ए वाली वेव आगे आई, तो ये जो कॉमन टेंजेंट है ये हम कहेंगे ये वेव फ्रंट है एट टाइम t1। लिटरली बोल रहा हूं, फंस जाओगे अगर ये सब नहीं समझ में आया। और मैं इसको बहुत बढ़िया क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव, अ नॉन कैलकुलेटिव कंसेप्चुअल क्वेश्चन। सर सर बिना कंपास के भी तो प्रूव कर सकते हैं कि दोनों सर्कल्स का कॉमन टेंजेंट आपका पैरेलल होगा मिरर के। नहीं जरूरी नहीं है, कोनिक सेक्शन के फॉर्मूले को नहीं जरूरी नहीं है पैरेलल होगा। ये कोई जरूरी नहीं है कि दोनों सर्कल का कॉमन टेंजेंट मिरर के पैरेलल जाए। मैंने कहा ये हो सकता है, हाँ जरूरी नहीं है, वो आपके डायग्राम बनाने पे है, हो सकता है आ जाए, हो सकता ना है। हमने कुछ नहीं बोला। फिर थोड़ी देर बाद सुनिएगा, फिर थोड़ी देर बाद बी से निकली हुई स्फेरिकल वेव फ्रंट, बी से निकली हुई स्फेरिकल वेव फ्रंट और बड़ी हो जाएगी एट सम टाइम t2। अब t2 टाइम पर जो साइज ऑफ स्फेरिकल वेव फ्रंट है उस साइज का रेडियस अगर a पर बनाए,
और फिर t2 टाइम पर इधर वाले स्फेरिकल वेव और t2 टाइम पर इधर वाली स्फेरिकल वेव का टेंजेंट बनाए, तो आपको खुद दिखेगा वो टेंजेंट कुछ और लाइन पर जाएगा। Yes, sir. एक्चुअली हो क्या रहा होगा, Yes. इसमें डायग्राम मेरे से बन नहीं रहा। इंसिडेंट वेव फ्रंट ऐसे आई है, ये इंसिडेंट वेव फ्रंट आई है, एंड बाय द टाइम wave of B will reach to the point B dash. Wave from B will reach to B dash by the time. Wave front हल्का हल्का टर्न कर रही है, ये सब पैरेलल आएगी क्या इसके? पहले ऐसे आएगी, फिर ऐसे आएगी, फिर ऐसे। वेव फ्रंट टर्निंग मोड में होगी। यस सर। और वो टर्निंग मोड टाइम की अलग अलग वैल्यू पर आएगा। जैसे कि t1 टाइम पर दिखाओगे तो वेव फ्रंट ऐसे है, जब आप t2 टाइम पर दिखाओगे तो आप खुद जब टेंजेंट बनाओगे तो आपको दिखेगा कि यार अब इन दोनों सर्किल का जो कॉमन टेंजेंट है ये थोड़ा सा और रेज टिल्ट के हो चुका है, पैरेलल आ रहा है। टिल्टेड होता जाएगा। और ये बोलने से बिल्कुल भी नहीं समझ में आएगा, गारंटी बोल रहा हूँ, बिल्कुल भी नहीं समझ में आएगी जब तक कि कंस्ट्रक्शन करके ना दिखाए। और कंस्ट्रक्शन बड़े पेज पर, ये छोटा छोटा पेज पर तुम लोग कर रहे हो। छोटा छोटा डायग्राम बना रहा हूँ, ऐसे लग रहा है पता नहीं क्या है, मतलब क्या पन्ना बचा लोगे, एक पेज बचा के भी कौन सा अमीर हो जाओगे। तो प्रैक्टिस कर लेना अगर करना चाहो तो, नहीं तो बाकी मर्जी आपकी है। तो इस तरीके से वेव फ्रंट जो ऐसे ऐसे फॉल की थी, मिरर के ऊपर इस तरीके से फॉल की थी, वो धीरे 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 ऐसे मुड़ती जाएगी। एंड बाय द टाइम बी वाली वेव बी डैश पर आएगी, उस समय की अगर बात करो आप, तो जब बी वाली वेव बी डैश को हिट कर रही होगी उस टाइम पर ए से निकली हुई वेव कुछ ऐसे हो जाएगी। रेडियस क्या दिखाओगे उसका? तो मैं उसी डायग्राम को बनाने की बात कर रहा था एक्चुअली। इसके पहले जो मैंने कहा था ये डायग्राम बनाइए। मैंने कहा था बी से लेकर के बी डैश तक का जो डिस्टेंस है, उतनी डिस्टेंस का स्फेरिकल वेव ए के अराउंड बनाओ और बी डैश से इसके ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं। अब जब आप बी डैश से इसके ऊपर टेंजेंट बनाओगे तो नाउ दिस इज ए डैश एंड ए डैश बी डैश विल बी कॉल्ड एज रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। A dash B dash is called reflected wave front. गारंटी बोल सकता हूँ नहीं समझ में आया हो, नहीं समझ में आया, 100% नहीं समझ में आया हो। इसलिए नहीं कि समझाया नहीं है, समझाया बहुत अच्छा है। इस मतलब इतनी इंटरवल में वेव फ्रंट किस तरीके से चेंज हुई है। वेव फ्रंट की ओरिएंटेशन ऐसे थी और अब कह रहे हो कि वेव फ्रंट की ओरिएंटेशन ये हो गई, तो इस बीच में वेव फ्रंट कैसे चेंज हुआ हो? एक तरीके से जब तक लाइट बी से बी डैश गई होगी तब तक हमारी वेव फ्रंट रोटेट कर रही है। अब इसके बाद रोटेट नहीं करेगी, इसके बाद वेव फ्रंट का एक फिक्स ओरिएंटेशन आ जाएगा, क्योंकि इसके बाद ए डैश और बी डैश से जो निकलेंगे वेव, फिर से ए डैश के अराउंड स्फीयर बनाओगे और बी डैश के अराउंड स्फीयर बनाओगे, और जब उनका कॉमन टेंजेंट बनाओगे मतलब कि फॉल करते वक्त तो इंसिडेंट वेव फ्रंट ने अपना ओरिएंटेशन बदला है, बट एक बार पॉइंट बी वाली वेव बी डैश को आ गई, उसके बाद जो वेव फ्रंट की ओरिएंटेशन बन रही है ये फाइनल ओरिएंटेशन ऑफ द वेव फ्रंट, इसीलिए इसको रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट कह रहे हैं। नाउ इसके बाद वेव फ्रंट जो होंगी, इसके बाद ए डैश बी डैश के पैरेलल वेव फ्रंट्स आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इन्हें अगर हम डायग्राम से समझाना चाहें, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है भाई, और हमारा लगना कभी कभी एक्सक्यूज मी सर, हाँ
सर अगर वहाँ पे किसी का कंस्ट्रक्शन सही हो तो एक बार दिखा दीजिए। नहीं, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन एक मिनट रुक, जो बता रहे हैं सुनो। हम आपको ऐसे समझा रहे, देखिए मिरर पर स्ट्राइक करने से पहले वेव फ्रंट्स पैरेलली आगे बढ़ रही है। समझ आ रहा है आपको? ये मिरर पर स्ट्राइक करने से पहले वेव फ्रंट का प्रोपगेशन ऐसे दिखाया जाएगा। मिरर पर स्ट्राइक करने के बाद वेव फ्रंट्स की प्रोपगेशन ऐसे दिखाई जाएगी। ये वेव है, इधर से ये वेव आ रही थी, तो प्रोपगेशन ऑफ वेव फ्रंट आफ्टर रिफ्लेक्शन इस तरीके से दिखाओगे, एंड प्रोपगेशन ऑफ वेव फ्रंट बिफोर रिफ्लेक्शन ऐसे दिखाओगे। बट प्रोपगेशन ऑफ वेव फ्रंट ड्यूरिंग रिफ्लेक्शन कैसे दिखाओगे आप? ट्रांसफॉर्म होगी, मतलब ऐसे वेव फ्रंट गिरी होगी और ये ऐसे रिफ्लेक्ट हुई होगी, तो एक तरीके से हमारी वेव फ्रंट लगातार टिल्ट हो रही होगी। और इसको हम डायग्राम में ऐसे दिखा दीजिए। थोड़ी देर बाद जब ये वाला पॉइंट हम आगे दिखाएंगे और ये वाला पॉइंट ऐसे, तो हम वेव फ्रंट को हल्का सा टिल्ट कर रहे हैं ऐसे। फिर ये वाला पॉइंट और आगे आया, इसका पॉइंट और ऊपर गया, वेव फ्रंट और टिल्ट हो गई, और फाइनली वो टिल्ट होने के बाद कुछ इस तरीके से होगी कि पैरेलली इधर भाग जाएगी। कंप्लीटली मेंटल इमेजिनेशन है ये। ओके सर। कंप्लीटली मेंटल इमेजिनेशन है। हाइजेंस का दिमाग सोचो कितना खराब रहा होगा जो इस तरीके की चीजें सोचते थे। भाई लोग मैथ के ऊपर सोचते हैं, ये ज्योमेट्री के ऊपर सोचते हैं। खैर, इससे ये कैसे प्रूफ हुआ कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन? देखिए, तो अब ए डैश से हम इस तरीके से रिफ्लेक्टेड वेव दिखाएंगे और बी डैश से इस तरीके से रिफ्लेक्टेड वेव दिखाते हैं। मतलब हम ये कहेंगे कि एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट आई और वो रिफ्लेक्ट करके एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट के फॉर्म में वापस जाएगी। प्रूफ कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज सेम एज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बोर्ड पे देखो, ए डैश से पहले तो आप पॉइंट ए को मिलाओगे, ठीक है, और जैसा ऐसा बोल रहे हो वैसा अपने कॉपी पे दिखेगा। पॉइंट ए पर आप एक नॉर्मल ड्रॉ करें, पॉइंट ए पर एक परपेंडिकुलर लाइन जो कि नॉर्मल है, साथ साथ करो क्योंकि मैं बनाऊंगा तो उसके बाद डायग्राम में दिखेगा कुछ नहीं। आप एक पॉइंट ए पर वर्टिकल लाइन ड्रॉ करिए जो कि मिरर का नॉर्मल है, ठीक है, और मान ले उसके साथ लाइट वेव थीटा एंगल पर आई थी। पॉइंट ए का वर्टिकल लाइन जो कि नॉर्मल टू मिरर है, उसके और इस रे के बीच में थीटा एंगल मानो, ठीक है। और ये जो लाइट रिफ्लेक्ट हुई है, जो लाइट ये रिफ्लेक्ट हुई है इस डायरेक्शन में, इसके और नॉर्मल के बीच का एंगल बीटा मान लो आप। तो हमें प्रूफ ये करना है कि थीटा और बीटा सेम एंगल्स होंगे। यही लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है कि नॉर्मल से जितने एंगल पर लाइट रे आती है उतने ही एंगल पर रिफ्लेक्ट होती है। तो टारगेट इज टू प्रूव दैट थीटा इक्वल्स टू बीटा। अब इसको प्रूफ कैसे करेंगे देखो, आप ट्रायंगल्स चूज करिए, कंसीडर ट्रायंगल्स ए डैश बी डैश, कॉन्ग्रुएंसी यूज करेंगे इसमें। ट्रायंगल ए डैश बी डैश लेंगे, ट्रायंगल ए डैश बी डैश, और दूसरा ट्रायंगल चूज करेंगे ए बी डैश। एक ट्रायंगल ए डैश बी डैश है और दूसरा वाला ट्रायंगल है ए बी डैश। कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करेंगे इसमें। एंगल ए डैश बी डैश इज 90 डिग्री एंड एंगल ए बी डैश 90 डिग्री। दो ट्रायंगल्स कौन से लिए पता है आपको? एक ट्रायंगल यूज किया है ए डैश बी डैश और एक ट्रायंगल लिया है ए बी डैश। ये ए डैश वाला एंगल और यहाँ क्राइटेरिया से प्रूव हो जाएंगे। एक एक एंगल 90 मिल गया आपको। एक कॉमन साइड है इसमें, एक साइड कॉमन भी है, ए बी डैश कॉमन साइड, ए बी डैश कॉमन साइड, रेडियस बराबर लिया तो बी, और ये बी से बी डैश वाली डिस्टेंस,
और ए से ए डैश Radius. वाली डिस्टेंस सेम है, बी बी डैश इज सेम एज ए डैश, कंस्ट्रक्शन में यूज किया गया इसको। तो दो साइड सेम हो गई और एक एंगल 90 डिग्री आ गया। क्या ये सफिशिएंट कंडीशन है ये डिक्लेयर करने के लिए कि दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं? तो क्या ये कहा जा सकता है कि अगर ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं तो फिर प्रॉपर्टी के हिसाब से एंगल ए डैश ए बी डैश शुड बी सेम एज एंगल ए डैश ए बी डैश शुड बी सेम एज एंगल बी बी डैश ए? नहीं, ये कोई और एंगल सेम आएंगे। कुछ गड़बड़ हो गया। ए सर डैश ये तो 90 डिग्री वाले नहीं एंगल है। नहीं, एक ये वाला एंगल गलत हो जाता है। ये एंगल बी बी डैश नहीं सॉरी, ए डैश बी सर डैश ए डैश ए बी डैश होना चाहिए। एक मिनट हाँ, रुको, यस टाइम सर, यस सर, अब सही। नहीं यार, सर बी बी डैश ए होगा। तो बी बी डैश ए। कुछ गड़बड़ हो रहा है। बी बी डैश बी बी डैश अब सही है ना डायग्राम। और ये एंगल कितने होंगे? ए डैश ए, ये देखो वैसा ही है ना? कितना होगा? Yes, ए डैश sir. ए बी डैश, ए डैश ए बी डैश को लिख सकते हो 90 माइनस बीटा, 90 माइनस बीटा। अगर ये बीटा एंगल है और ये लाइन परपेंडिकुलर नॉर्मल है तो ये एंगल आपका 90 माइनस बीटा होगा। और अगर इधर थीटा है तो इस साइड नॉर्मल बनाएंगे तो भी थीटा बनेगा, पैरेलल लाइन से। यस सर। ये दोनों पैरेलल बीम है तो अगर यहाँ थीटा एंगल है तो यहाँ भी थीटा एंगल बनेगा। तो एंगल बी बी डैश ये जो होगा वो 90 माइनस थीटा, यानी कि बीटा इक्वल टू थीटा। है बड़ा अजीब सा चीज, मतलब पूछोगे तो आपको लगेगा इसमें क्या है, लेकिन ज्योमेट्री के बेस पर ये प्रूव करना है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज सेम एज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो वो भी एक हाइपोथेटिकल कंस्ट्रक्शन थ्योरी के ऊपर। बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्शन थ्योरी कि हाँ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज सेम एज एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है सर? Yes, sir. तो ये है प्रूफ ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब स्नेल्स लॉ का प्रूफ आएगा इसमें। विद ये भी समझ में आएगा कि ऐसा क्यों होता है कि डेंसर मीडियम में लाइट नॉर्मल की तरफ बेंड करती है और रेयर मीडियम में नॉर्मल से अवे जाते हैं, ये सब क्यों होते हैं। देखो रिफ्रैक्शन, भैया इसका कंस्ट्रक्शन और गंदा है थोड़ा सा, पहले जरा स्पेस साफ कर ले। देखिए फिर से एक लाइन बनाओ जो डिवाइडर है बिटवीन द टू मीडियम। मान लेते हैं कि ऊपर एयर है और नीचे ग्लास का मीडियम। फिर हम क्या करेंगे, एयर वाले हॉरिजॉन्टली बनाने के बजाय वर्टिकल में बना ले पेज पे। वर्टिकल बना लो जैसे भी, उससे थोड़ा स्पेस बन जाए, मतलब साफ सुथरा स्पेस रहे डायग्राम बनाने भर का। फिर आप क्या करिए, एयर वाले से पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट कराओ फ्रॉम एयर साइड, पैरेलल बीम ऑफ लाइट। यह डायग्राम साथ साथ बनाते रहो, वरना फिर बनता नहीं है। लोगों से फिर दिक्कत ये होती है कि हमें समझ नहीं आ रहा। पहली बार ऐसी फिजिक्स पढ़नी पड़ेगी, इसमें डायग्राम के थ्रू कंसेप्ट आ रहे हैं। ठीक है, बनाया अपन दोनों पैरेलल बीम और इनके परपेंडिकुलर एक लाइन जिसको हम वेव फ्रंट का नाम दे रहे हैं, ए बी, नोन एज इंसिडेंट वेव फ्रंट।
ए बी इंसिडेंट वेव फ्रंट। मतलब कि पहले पॉइंट ए एयर और ग्लास के इंटरफेस को टच करेगा, कुछ टाइम के बाद बी वाला जो है वो एयर ग्लास इंटरफेस को टच करेगा। ठीक है, मतलब हमने ये मान लिया कि वेव फ्रंट ने इंटरफेस को टच कर दिया, वेव फ्रंट की लैंडिंग हुई है इंटरफेस के ऊपर। अब थ्योरी के हिसाब से पॉइंट ए एक सेकेंडरी सोर्स है, पॉइंट बी भी एक सेकेंडरी सोर्स है। वेव फ्रंट का हर पॉइंट सेकेंडरी सोर्स है और ये स्फेरिकल वेव एमिट करेंगे। तो पॉइंट ए से एक स्फेरिकल वेव प्रोपोगेट होगी, पॉइंट बी से भी स्फेरिकल वेव प्रोपोगेट होगी। बट प्रॉब्लम ये है कि पॉइंट बी से जो स्फेरिकल वेव है वो उसका प्रोपोगेशन एयर में होगा और पॉइंट ए की स्फेरिकल वेव का प्रोपोगेशन ग्लास में होगा और ग्लास में लाइट थोड़ी सी कम स्पीड पे चलेगी डेंसर मीडियम। तो सेम टाइम इंटरवल में मतलब वो टाइम जब बी से निकली हुई स्फेरिकल वेव, वो टाइम जब बी से निकली हुई स्फेरिकल वेव इंटरफेस को टच करे। और इसके लिए क्या करना है, बी से एक मतलब बी को आगे कंटिन्यू करके यहां पर एक बी डैश पॉइंट, ठीक है जी। और कंस्ट्रक्शन में क्या करना होगा आपको, बी बी डैश रेडियस लेकर के, बी बी डैश का रेडियस लेकर के और पॉइंट बी को सेंटर मान करके एक सर्कल बनाना होगा। बी पॉइंट को सेंटर मानना है, बी बी डैश रेडियस है और एक सर्कल कंस्ट्रक्ट करना है। पॉइंट बी पर सर्कल बनाना है जिसका रेडियस बी बी डैश के बराबर हो। बन गया वो? मुश्किल ही हो गया आज के लिए, जरा दिक्कत हो गई। और पूरा सर्कल ना बनाइए, फॉरवर्ड साइड बना दीजिए, खाली बैकवर्ड साइड बनने की कोई जरूरत नहीं है। मतलब आप बी से बी डैश तक चाहो तो खाली यहाँ पर दिखा सकते हो, फॉरवर्ड साइड पर एक सर्कल, बैकवर्ड साइड वैसे भी में कोई काम नहीं है। ठीक है, और ए से ए के अराउंड भी स्फेरिकल वेव फ्रंट बनानी है जो इससे थोड़ी छोटी रखिए, बीबी डैश से थोड़ा सा कम कर दो। कम इसलिए कर रहे जितने टाइम में बी वाली वेव बी से बी डैश पहुंचेगी उतने ही टाइम में ए वाली वेव थोड़ी कम डिस्टेंस कवर कर पाएगी, क्योंकि डेंसर मीडियम में लाइट धीमे धीमे चलती है। तो टाइम सेम है लेकिन स्पीड का डिफरेंस है, तो यहाँ वाली वेव कम डिस्टेंस कवर करेगी। तो पॉइंट ए के अराउंड भी स्फीयर बनाना है, मतलब सर्कल बनाना है पॉइंट ए के अराउंड, बट उसका रेडियस बी के अराउंड जो सर्कल बनाया है उससे छोटा रखिए, कितना भी छोटा, थोड़ा सा छोटा कर लो आप, हाफ रेडियस मान लो। तो जब ये काम आप करोगे, कंस्ट्रक्शन जब ऐसा करोगे, तो आपके सामने अब दो सर्कल्स बन चुके होंगे ना, एक ए के अराउंड और एक सर्कल ए के अराउंड और एक सर्कल बी के अराउंड, दो सर्कल बने होंगे कंस्ट्रक्शन में। अब इनका जो टेंजेंट बनाओगे जब आप कंस्ट्रक्शन से, तो मैं फिलहाल यहाँ पर दिखा रहा हूँ यार, मैं अपने डायग्राम में सब कुछ इसलिए नहीं बना रहा क्योंकि मैं ए वाला सर्कल दिखा रहा हूँ, सिर्फ सर्कल अराउंड ए, जो बहुत ही कम साइज का होगा, बहुत छोटे साइज का सर्कल दिखा दे रहे, और बी डैश से इसके ऊपर एक टेंजेंट बनाएंगे, पॉइंट बी डैश से इसके ऊपर टेंजेंट। अगर कंस्ट्रक्शन वाकई में सही से किया होगा तो आपको ये भी दिख रहा होगा कि ये जो टेंजेंट बनेगा, जिसको क्या आप वेव फ्रंट बोलोगे, मतलब ये प्रीवियस वेव फ्रंट की नई पोजीशन कहलाएगी, एंड नाउ दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। और अगर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर तरीके से किया होगा तो साफ देख रहे होगे कि ए डैश बी डैश और ए बी पैरेलल लाइंस नहीं होगी। यस सर। मतलब रिफ्रैक्शन Yes, में sir. वेव फ्रंट की ओरिएंटेशन बदल गई, वेव फ्रंट की ओरिएंटेशन रिफ्रैक्शन के प्रोसेस में चेंज हुई है।
बट इसके बाद जब अब दोनों की ही स्फेरिकल वेव सेम मीडियम में जाएंगी, क्योंकि अब तो अगर हम पॉइंट ए डैश के बाद और स्फेरिकल वेव बनाएं और बी डैश के बाहर भी स्फेरिकल वेव बनाओ, तो अब दोनों स्फेरिकल वेव सेम मीडियम में जाएंगे, अब वो सेम साइज के बनेंगे, तो आगे के वेवफ्रंट्स कैसे होंगे? किसके पैरेलल? A dash B dash. डैश हाँ, बी तो डैश के नाउ ए डैश बी डैश के पैरेलल वेवफ्रंट्स आगे बढ़ेंगे, मतलब रिफ्रैक्शन हो चुका हमारा। तो आगे हम वेव किस तरीके से दिखाएंगे? ए और ए डैश को जब आप मिलाओगे, ये सब कंस्ट्रक्शन के बेस पे करना, जहां पर ये टेंजेंट आ रहा है उसको जब आप ए और ए डैश को मिलाओगे तो ये लाइन आगे चल करके वेव कहलाएगी, और इसी के पैरेलल आपको बी से वेव दिखा दी, और साफ दिख जाएगा आपको कि जो इंसिडेंट वेव आई थी और ये जो रिफ्रैक्टेड वेव है, रिफ्रैक्टेड वेव नॉर्मल की तरफ बेंडेड है। पॉइंट ए पर अगर एक वर्टिकल लाइन बनाए जो कि नॉर्मल है, तो ये क्लियर रहता है कि लाइट नॉर्मल की तरफ बेंड हुई है थोड़ा सा। अब सोचिए हाइजेंस की थ्योरी, मतलब उनको लोग हल्का मानते हैं, लेकिन एक कंस्ट्रक्शन के बेस पर ही सारे लॉ समझाना, इसका कोई मैथमेटिकल बैकग्राउंड नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। सर अब जब आपने बी डैश से छोटे वाले सर्कल पे टेंजेंट बनाया, तो आपको कैसे मालूम कि वो ओरिजिनल सर्कल पे टेंजेंट ही होगा? हो सकता है कौन उसको से ओरिजिनल इंटरसेक्ट। सर्कल पे? सर ओरिजिनल सर्कल मतलब बी डैश एक अलग सर्कल पे लाई करता है, मतलब जिस सर्कल का सेंटर बी है, और आपने बी डैश से छोटे वाले सर्कल पे जिसका सेंटर ए है उस पे टेंजेंट खींचा, तो आपको कैसे मालूम कि बी डैश से जो लाइन आपने टेंजेंट नहीं, खींची हमने छोटे ये नहीं सर्कल किया। पे? देखो मैं बताता हूं हमने क्या किया, आपको क्लियर कर रही हूं। बी से बी डैश, बिल्कुल सही बात है कि बी से बी डैश का एक सर्कल अलग आएगा, बी डैश के थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो एक और सर्कल बनेगा। आप स्लाइटली उससे आगे जाइए, स्लाइटली बी डैश के आगे एंड स्लाइटली इसके आगे, तो वो तो आप सिमिलर टाइप के टेंजेंट्स बनेंगे ना यार। जी सर। एट पॉइंट बी तो अनडिफाइंड होगा, क्योंकि एट पॉइंट बी हम चेंज हो रहे हैं, ओके सर। स्लाइटली डिफरेंट। ये बताइए, सुनो जरा, मान लिया जाए कि यहां पर लाइट के ट्रेवल करने की स्पीड v1 है और दूसरे मीडियम में लाइट के ट्रेवल करने की स्पीड v2 है। बी से बी डैश तक का टाइम t मान लें, तो डिस्टेंस विल बी स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम, यानी डिस्टेंस बी डैश इज v1t, सिंपली स्पीड इनटू टाइम। और सेम टाइम में हम ए से ए डैश गए, तो ए डैश बी डैश इज v1t, ए डैश v2t, क्योंकि यहां पर v2 स्पीड पे चल रहा है। तो ए डैश v2t और बी डैश v1t नॉर्मल के साथ इंसिडेंट वेव का एंगल θ1 मान लो, एंगल ऑफ इंसिडेंट वेव विद द नॉर्मल इज θ1। और जो ये रिफ्रैक्टेड वेव है, इसके और नॉर्मल के बीच का एंगल θ2 मान लें। इंसिडेंट वेव और नॉर्मल के बीच θ1 और रिफ्रैक्टेड वेव और नॉर्मल के बीच θ2। क्लियर है? अब आपको ट्रायंगल बता रहे हैं, वो चूज करना। देखिए ट्रायंगल ए बी डैश, ट्रायंगल ए बी डैश, ए बी डैश, ये वाला एंगल कितना बनेगा? देखो जरा, ये वाला एंगल बी डैश, एंगल बी डैश, थीटा आएगा ना यार, इसकी बात कर रहे हैं। यस सर, बी डैश एंगल, θ1 इधर θ1 है, इस साइड में 90 माइनस थीटा आ जाएगा, तो ये थीटा, मतलब कि बी डैश थीटा एंगल है। साइन ऑफ दिस एंगल विल बी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ऑफ दिस एंगल, मतलब मैं साइन ऑफ दिस एंगल कर रहा हूं, साइन ऑफ द एंगल
साइन ऑफ एंगल बी ए बी डैश, यानी कि साइन थीटा है वो, साइन थीटा 1 A1T upon AB dash. हाँ, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज के हिसाब से इट इज v1t डिवाइडेड बाय a dash b dash, a dash b dash, सॉरी a b dash, a b dash, कितने डैश हैं? और हुआ है चीज। अब आप देखोगे ट्रायंगल ए, नेक्स्ट इज ट्रायंगल ए बी डैश ए डैश, ट्रायंगल ए बी डैश ए डैश, और इसमें पता लगाओ एंगल ए बी डैश ए डैश कितना है। ट्रायंगल देखो, ट्रायंगल कौन सा है? ट्रायंगल इज ए डैश बी डैश, इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, और एंगल किसकी बात कर रहे हैं? ए बी डैश ए डैश की, ये थीटा 2 एंगल होगा। यस हम इसमें ऐड नहीं करेंगे बिकॉज देखिए कुछ नहीं, दिक्कत मेरी ये, इसलिए मैं बार बार चिल्ला रहा हूँ। अपने आप अपनी कॉपी भी देखो, आपको ट्रायंगल लेना है तुमको ए डैश बी डैश, और एंगल चूज करना है ए बी डैश ए डैश, और आराम से प्रूफ हो सकता है कि ये थीटा 2 है। और इसका जब साइन लेंगे, साइन ऑफ दिस एंगल, हाँ सर, तो रेशियो करने पे v2t अपॉन ए बी डैश। अब दोनों को डिवाइड करिए, साइन थीटा 1 अपॉन साइन थीटा 2, साइन ऑफ थीटा 1 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ थीटा 2। P1 upon P2. हम लोग के बड़े कितना बकवास टॉपिक हुई है, लेकिन आप हमको तो अप्रिशिएट करना पड़ेगा। ज्योमेट्री के बेस पर सब कुछ बताया। साइन ऑफ थीटा 1 बाय साइन ऑफ थीटा 2 की वैल्यू बन रही होगी v1 बाय v2। और फिर रे ऑप्टिक्स में ऐसा कहते हैं कि जो स्पीड ऑफ लाइट होती है, पार्ट ऑफ रे ऑप्टिक्स है, पार्ट ऑफ रे ऑप्टिक्स, स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम, इसकी डेफिनेशन है स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस यानी कि वैक्यूम अपॉन अ टर्म कॉल्ड एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, म्यू या एन, जिससे कुछ लोग म्यू से कुछ लोग एन से, तो म्यू डिनोट करते हैं कॉल्ड एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम डिफाइंड एज स्पीड इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो ग्लास के केस में 1.5। तो हम v1 को क्या लिखेंगे इस डेफिनेशन के हिसाब से? v1 c by mu1 एंड v2 c by mu2। तो इन टर्म्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये वैल्यू बन जाएगी mu2 डिवाइडेड बाय mu1, mu2 by mu1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1, और यही हमें स्नेल्स में बताया जाता है, sin i by sin r इक्वल्स टू mu2 by mu1। अजीब चीजें साइंस में भी चोरियां देखो, मतलब स्नेल को भी नहीं पता था कि ये प्रूफ कैसे होगा। वैसे बता रहा हूँ, आप हिस्ट्री पढ़ो, स्नेल्स को प्रूफ नहीं मालूम था, उन्होंने बता दिया कैसे होगा। हाँ, और क्रेडिट ऑफ लॉ उनको चला गया, प्रूफ कोई और कर रहा है। वही बात बता कैसे दिया बिना प्रूफ की? भगवान जाने कोई बुद्धि में आया होता है इन लोग के, हम तो खुद सरप्राइज है कि फिजिक्स वाले को ये सब कैसे समझ में आया होगा। फिर वही आप है, तो ठीक है, भले ये थ्योरी हाइपोथेटिकल लग रही है, मतलब कोई बेस नहीं है थ्योरी का, कंस्ट्रक्शन का, बट लॉ तो प्रूफ हुए हमारे, तो ये मानना पड़ेगा कि थ्योरी जो है वो 100% सही है। तो दोनों ही लॉ प्रूफ हो रहे हैं, रिफ्लेक्शन भी प्रूफ हो रहा है और रिफ्लेक्शन। आगे बढ़िए। अब हमारे कुछ IQ बेस्ड क्वेश्चंस हैं, जिनके पास है वो ट्राई करें। ये मान के चलें कि थोड़ी बहुत आपको क्लास 10th में रे ऑप्टिक्स पढ़ाई गई है, थोड़ी बहुत,
ठीक है, जैसे आप कॉनकेव मिरर में अगर आप पैरेलल बीम ऑफ लाइट दिखाते हो तो बोलते हैं कि ये रिफ्लेक्शन के बाद एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाते हैं और उसको हम फोकस वर्ड डिफाइन कर देते हैं। बट ये तो रे डायग्राम बोलते हैं ना इसको, मतलब इसके अंदर हमने रे बनाई है सारी। अगर हम ऑप्टिक्स में रे बनाने की बजाय वेवफ्रंट्स बनाना चालू कर दें, मतलब डायग्राम इन टर्म्स ऑफ वेवफ्रंट कैसा होगा, इंस्टेड ऑफ रे डायग्राम वेवफ्रंट का डायग्राम बनाएंगे। तो देखिए आपसे कहा जाएगा कि देयर इज पैरेलल वेवफ्रंट गोइंग टुवर्ड्स मिरर, a parallel wavefront is incident on the mirror, draw the reflected wavefront। जैसे आपको रे बताई जाती है ना कि पैरेलल बीम ऑफ लाइट इज इंसिडेंट देन ड्रॉ द रिफ्लेक्टेड लाइट, वो फोकस को दिखा देते हो, रे डायग्राम बना सकते हो। तो वैसे वेवफ्रंट का भी बना सकते हो कि अगर पैरेलल वेवफ्रंट जाएगी, पैरेलल वेवफ्रंट मिरर की तरफ गई है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद जो वेवफ्रंट होंगी उसकी ज्योमेट्री क्या होगी, ज्योमेट्री ऑफ रिफ्लेक्टेड वेवफ्रंट। बोलो भाई जल्दी बताओ। These are incident wavefronts, so how will be the reflected wavefronts? तो रे डायग्राम याद करिए ना, रे डायग्राम अब इसमें वो एनालॉग काम करेगा। जो रे डायग्राम है वो एक तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायग्राम है और वेवफ्रंट इक्विपोटेंशियल सरफेस का डायग्राम। पैरेलल वेवफ्रंट जाने का मतलब किस टाइप की रे जा रही है, इमेजिन करें अगर पैरेलल वेवफ्रंट मिरर पे जा रही है इसका मतलब रे किस तरीके से जा रही है सर इनके परपेंडिकुलर पैरेलल रेस जा रही है। तो पहले आप इसका इक्विवेलेंट रे डायग्राम बना लो, इस वेवफ्रंट के इक्विवेलेंट रे डायग्राम बनाइए और जो रिफ्लेक्टेड रे हैं, जो ये रिफ्लेक्टेड रे हैं इनके परपेंडिकुलर सरफेसेस बना दो। समझ पा रहे हैं? तो पैरेलल वेवफ्रंट जाएगी बट रिफ्लेक्ट होने के बाद किस टाइप की वेवफ्रंट्स आएंगी, सर्कल्स फॉर्म में। स्फेरिकल वेवफ्रंट्स विल रिटर्न बैक, स्फेरिकल वेवफ्रंट्स विल रिटर्न बैक रे डायग्राम के बेस पे। रे इज जस्ट टाइप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और वेवफ्रंट परपेंडिकुलर सरफेस है। तो अगर सभी रे एक पर्टिकुलर पॉइंट पर कन्वर्ज हो रही है तो जिस पॉइंट पर कन्वर्ज हो रही है यानी कि फोकस, उस सेंटर के अराउंड स्फेरिकल वेवफ्रंट्स बनेंगी एज अ रिफ्लेक्टेड वेवफ्रंट्स। उन वेवफ्रंट को फॉरवर्ड डायरेक्शन में बनाएंगे ना? नहीं, रिफ्लेक्शन के बाद तो पीछे आएंगे। हाँ ये सब ध्यान देना क्योंकि देखो इसका क्वेश्चन किस तरीके से होता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है। द रिफ्लेक्टेड वेवफ्रंट्स विल बी ऑप्शंस, द रिफ्लेक्टेड वेवफ्रंट्स विल बी ऑप्शंस में एक पैरेलल लाइन दिखा दी जाएगी, एक आपको इस तरीके की लाइन दिखा दी जाएंगी, एक आपको इस तरीके की लाइन दिखाएंगी। तो किस टाइप की रिफ्लेक्टेड वेवफ्रंट्स बनेंगी ये भी देखना है कि सर्कल का मुंह किस तरफ होना चाहिए। तो रे डायग्राम पहले फोकस करिए, रे डायग्राम में फोकस पे कन्वर्ट कर रहे हैं तो इसके अराउंड जब आप इस पॉइंट के अराउंड परपेंडिकुलर सरफेसेस बनाओगे तो ये ऐसी ही सरफेसेस बनेंगी। बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। और आगे देखो। हाँ जी, तो जैसे प्लेन मिरर में आपने दिखाया था कि वेव फ्रंट टर्न कर रही थी मतलब एक इंटरवल के लिए, तो हाँ। यहाँ पे कैसे हो रहा होगा? एक मिनट वो भी हमें रिफ्लेक्शन में भी दिखाना है। अभी स्नेल्स लॉ जो प्रूफ किया उसकी तरफ भी आ रहे हैं। हम जरा पहले 2-3 क्वेश्चन दिखाने हैं आपको। छोटी होती जाएंगी। दिखा रहे, एक मिनट कुछ क्वेश्चन पहले ये कंप्लीट करो क्विकली जो क्लास 10th के बेस पर है। चलिए जरा ये बताइए, कॉनकेव मिरर में, सॉरी कॉन्वेक्स मिरर में अगर आप इंसिडेंट वेव फ्रंट्स पैरेलल भेजो तो जरा ड्रॉ करके दिखाइएगा रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट्स कैसी होंगी। बनाइए जल्दी से, अपने आप बना के दिखाओ रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट्स किस तरीके से दिखाओगे इसमें। मतलब कुल मिला के हम रे डायग्राम की जगह वेव फ्रंट का डायग्राम चाहते हैं।
हाँ, तो पहले इसका इक्विवेलेंट रे डायग्राम बना लो, और समझ नहीं आ रहा तो इक्विवेलेंट रे डायग्राम बनाइए। This diagram is equivalent to the ray diagram where the rays are coming parallel to the principal axis. ये दोनों डायग्राम इक्विवेलेंट है। फर्क सिर्फ इतना है कि इस डायग्राम में लाइट को एज अ रे दिखाया जा रहा है और इस डायग्राम में उसी लाइट को एज अ वेव फ्रंट दिखा रहे हो। रिप्रेजेंटेशन का तरीका अलग है। अब हाँ जी, रे वाले में हम सबको पता है कि कॉन्वेक्स मिरर पे अगर आप पैरेलल लाइट डालती है तो ये रिफ्लेक्ट होती है और फोकस से आती हुई अपीयर होती है। इस फोकस से ऐसा लगता है कि फोकस से आ रही है, वर्चुअल फोकस आता है ना इसमें। तो इस रे डायग्राम के इक्विवेलेंट वेव फ्रंट कैसे बनेगी? इनके परपेंडिकुलर सरफेसेस और ये सभी रेज इस पॉइंट एफ से बाहर डाइवर्ज कर रहे हैं, तो आप इनके परपेंडिकुलर ऐसे सरफेस दिखा सकते हैं। सो द रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट विल बी लाइक दिस। सो मिरर के पीछे जाएंगे ये पीछे? नहीं, मिरर के पीछे नहीं दिखाएंगे, मिरर के इसी साइड दिखाएंगे। मिरर की लेफ्ट साइड पर ही आप इस तरीके की वेव फ्रंट दिखाओगे और ये एरो तो दिखा देना कि डायरेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, मतलब रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट्स विल प्रोपोगेट इन दिस डायरेक्शन। मिरर के इधर कुछ नहीं होगा। जैसे वेवफ्रंट्स बनेंगे तो उसके जैसे अगला अगला जैसे वेवफ्रंट्स बनाते जाएंगे तो वैसे उनका साइज भी बढ़ता जाएगा। एक सेकंड, हाँ चल रहा बात चल रही, अब तुम बताओ। फोकस के कंसेंट्रिक होंगे ना, फोकस जहां पर फोकस बनता है वो सेंटर बनेगा, मिरर के नहीं। तो मिरर का तो सेंटर ऑफ कर्वेचर कहीं और होता है और फोकस हाफ डिस्टेंस पे आता है उसका r/2 पे। ये देखो रे ऑप्टिक्स पढ़ाया नहीं है, लेकिन इतना तो हमको मानना ही पड़ेगा कि 10th में कुछ तो पढ़ा होगा, ब्लैंक नहीं रहे होंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम, प्रिज्म के बारे में कुछ पढ़ा है कभी? देखो क्या पढ़ा, मान लो प्रिज्म है और प्रिज्म के ऊपर, सुनो, प्रिज्म के ऊपर आप ऐसे करके वेव इंसिडेंट करवाइए। दीज आर इंसिडेंट वेव फ्रंट्स। अब बताइए प्रिज्म के दूसरे साइड से जो लाइट निकलेगी उसका वेव फ्रंट कैसा होगा? रे डायग्राम बना लो, फिर बोलो बार बार ऐसे सोचो, जल्दी से। आपको दिया जाएगा डायग्राम वेव फ्रंट का, लेकिन उसको कन्वर्ट कर लो रे डायग्राम। नीचे की तरफ जाती हुई बता रहे क्योंकि तुम लोग को रे डायग्राम की प्रैक्टिस ज्यादा है, तो रे डायग्राम में कन्वर्ट करो इसको। अच्छा, अगर इसका रे डायग्राम बनाए तो क्या बनेगा ये बताना। रे डायग्राम के हिसाब से अगर ये देखा जाए तो प्रिज्म में रे पैरेलल वेव फ्रंट्स का मतलब रे ऐसे जा रही है ना, तो प्रिज्म का बेसिक फंक्शन क्या होता है? डेविएट करना। बेसिक फंक्शन इज टू डेविएट, तो ये डेविएट कर जाएगी रेस। फंडामेंटल जॉब ऑफ द प्रिज्म इज टू डेविएट द रे, तो ये सभी रे डेविएट कर जाएंगी। क्या डेविएशन के बाद ये फिर भी पैरेलल रहेंगे? पैरेलल बीम प्रिज्म में से पैरेलल बीम ही बन के बाहर आएगी या डाइवर्जेंट बीम बन जाएगी या कन्वर्जेंट? पैरेलल ही निकलेगी, पैरेलल निकलेगी। तो जो रे डायग्राम बना उसके परपेंडिकुलर ऐसे वेव फ्रंट दिखा देंगे। दीज आर द वेव फ्रंट्स, इमर्जेंट वेव फ्रंट्स। मतलब ये एक पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस होता है जो है कुछ नहीं इसमें, खाली ज्योमेट्री पर रे ऑप्टिक्स पता होनी चाहिए। अच्छा, मान लीजिए एक वर्चुअल क्वेश्चन कि जो प्रिज्म है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वर्चुअल क्वेश्चन, और आएगा आज नहीं कभी ना कभी आएगा पेपर में।
टॉप से बॉटम की तरफ प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीजिंग है। ये तो आप जो कह रहे हो ये मान के कह रहे हो कि पूरा प्रिज्म एक ही मटेरियल से बना हुआ है। यहाँ पर सबसे लोवेस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और बेस की तरफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता जा रहा तो नीचे ज्यादा डेविएट कर जाएगा। है। बताओ इसमें अब सोच के देखें, अब इसको ऑफलाइन क्लास होती तो मजा आती, बाकी लोग जो से आंसर दे रहे हैं क्योंकि उनका आंसर देख तो पाएंगे नहीं, बट तब ये पैरेलल नहीं जाते। क्या चीज हमने जो केस माना है, मान लिया हाइपोथेटिकल केस है कि प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ ज्यादा है, क्या दिक्कत है उसमें? मतलब आप सिंपली ये बताओ कौन सी रे ज्यादा डेविएट करती है? बॉटम वाली। सबसे नीचे वाला ज्यादा करके। इधर प्रिज्म ज्यादा डेंसिटी का है तो रिफ्रैक्शन ज्यादा अमाउंट से होगा। तो अगर उसका रे डायग्राम बनाते तो अभी तो आप ये दोनों पैरेलल दिखा रहे हो, बट इन केस ऊपर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता, नीचे ज्यादा होता। ऊपर वाली कम करती, नीचे ज्यादा करती। हाँ, तो नीचे वाली रे को बहुत ज्यादा डेविएट करना पड़ता है आपको। उसके बाद ये रेज अब पैरेलल नहीं रह जाएंगी, डाइवर्जिंग हो जाएंगी और इनके परपेंडिकुलर सरफेस पैरेलल लाइंस नहीं आएंगी ना। ये दोनों रेज डाइवर्ज कर रही है। इनको वर्चुअली पीछे बढ़ाओगे तो किसी कहीं ज्वाइन करेंगे जाके, किसी फिर पॉइंट वहां पर से हाइपोथेटिकली इंटरसेक्ट होंगे और जिस हाइपोथेटिकल पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट होंगे उसके अराउंड सर्कल्स बनाओगे, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनेंगी। तो पैरेलल लाइंस बाहर नहीं जाएंगे। इन केस ऐसा होता तो इस तरीके के सर्कुलर बनते हैं। डाइवर्स करने की लाइन कहीं तो मीटर मिलेगी। अब ऐसे तो हाँ अलग अलग केसेस हो सकता हो, तो वो भी एक प्रॉब्लम है। अगर मैं सिर्फ दो रे के पॉइंट से मैंने सोचा है भी, हाँ ये हो सकता है कि भाई ये सब किसी कॉमन पॉइंट पर इंटरसेक्ट करें, ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है, बट कर्व टाइप का होगा। मतलब आइडिया सिर्फ ये है कि इट विल बी कर्व, पैरेलल लाइंस नहीं आएंगी, मतलब कि प्लेन वेव फ्रंट नहीं आएगी। सर आपने बोला कि प्रिज्म का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ऊपर से नीचे इंक्रीज करता जा रहा है। मान लीजिए इंसिडेंट रे आई, फिर रिफ्रैक्ट हुई। मान लीजिए एक रे को कंसीडर कर लेते हैं। अब सर वो रिफ्रैक्ट होकर जब प्रिज्म के अंदर है, तो क्या प्रिज्म के अंदर भी तो अलग अलग लेयर में जा रही है, तो कंटिन्यूअसली वो नहीं कर रही होगी रिफ्रैक्शन अंदर भी कर रही होगी? तो ये परफेक्ट अच्छा, डायग्राम आपने नहीं केवल है, बाहर का बताया। बाहर का जस्ट एक आइडिया दिया है, कीपिंग ऑब्जेक्टिव पेपर इन माइंड। सब्जेक्टिव पेपर नहीं बना रहा, ये हम मोटा मोटा आइडिया लगा सकते हैं कि ऐसा कुछ होगा। ठीक है, बोलो आप देखो और क्वेश्चन देखिए। ये प्लेनो कॉनकेव लेंस है और ये प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है। नाम सुना इनका? प्लेनो कॉनकेव, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंसेस है ये। हाँ, प्लेनो कॉनकेव डाइवर्जिंग लेंस है और प्लेनो कॉन्वेक्स कन्वर्जिंग लेंस। इन पर सॉरी रे डायग्राम नहीं, वेव फ्रंट्स IWF मतलब इंसिडेंट वेव फ्रंट, IWF इंसिडेंट वेव फ्रंट बनाइए जरा। इमर्जेंट वेव फ्रंट कैसी होगी? लेंस के दूसरे साइड पर जो वेव फ्रंट बनेगी उसका ज्योमेट्री क्या होगा? थोड़ा बेसिक याद करो, लेंस का काम क्या होता है। लेंस जो होता है, जो कन्वर्जिंग लेंस होते हैं जो, और डाइवर्जिंग लेंस होते हैं। सर्कल साइड के, हाँ बस ऑब्जेक्टिव पेपर के हिसाब चलना, हमको कोई सब्जेक्टिव पेपर नहीं होने जा रहा है इसका। ये डाइवर्जिंग लेंस है। मतलब अगर आप रे डायग्राम इसका इमेजिन कर पाओ तो ऐसे रे आएंगी और फैल जाएंगी। मतलब अगर मैं इक्विवेलेंट रे डायग्राम बनाऊं इसका, तो ये कुछ इस टाइप की रे आ रही है
और ये डाइवर्ज हो जा रहे हैं, और उन रे के परपेंडिकुलर ये आपकी रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, और दूसरे लेंस में रे कुछ इस तरीके से आएगी, कन्वर्जिंग लेंस है तो ये इधर कन्वर्ज कर जाएंगी रे, उनके परपेंडिकुलर पहले जो केस में मुंह सामने नहीं होना चाहिए। हाँ सर, पहले केस में उल्टा गलत हो बना गया, दिया पहले आपने। केस में गलत, यस सर। यस सर। सॉरी कॉन्केविटी गलत हो गई इसकी थोड़ी सी, क्योंकि डाइवर्ज हुए ना, सॉरी ये ऐसे बनेंगे, क्योंकि इधर की तरफ आएगा ना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दूसरे वाले में ये बनेगा जो भी बना इस टाइप से। अरे सॉरी फिर दिक्कत होने लगी, चल रहा सही। तो पेपर में ड्रॉ नहीं करना है, पेपर में तो ऑप्शन आएगी। जैसे इस बार के पेपर में ये आया था, मैं बताऊं आपको, इन्होंने एक लेंस लिया था जिसमें इस टाइप का लेंस था, ये अभी इस बार का पेपर है जस्ट 2021, मिक्स लेंस था, कॉनकेव कॉन्वेक्स मिला दिया था, और क्वेश्चन ये था कि वेव फ्रंट आई थी, यहाँ पर इंसिडेंट वेव फ्रंट थी, तो आपको बताना था कि जो वेव फ्रंट लेंस के दूसरे साइड बनी हुई वो कैसे, तीन बना लो जैसे ये वेव टाइप का जस्ट मतलब उल्टा कर दें उसको, ऐसे ही बनाइए है। बनाइए तो ठीक है। सर जो कन्वेक्स वाला पार्ट है, जो कन्वेक्स वाला है वो कनकेव हो जाएगा, ये जो ऊपर कनकेव वाला, वाला है वो कन्वेक्स हो यस जाएगा। सर, ऊपर इसके वाला सामने यू दोनों बनेगा, का मिक्सचर बनेगा। यस हाँ, और इसके सामने यू बनेगा, इससे एग्जैक्टली सर ये ऑपोजिट टाइप का है। हाँ मतलब सोचो पेपर में ये सब आ रहे हैं अगर, और हम लोग कहते हैं अच्छा इन क्वेश्चन को पहले कर लेना चाहिए, इसमें कोई कैलकुलेशन तो है नहीं, बस फिर भी लोग नहीं किए, मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, हमारे यहाँ के लोगों ने नहीं किए, क्योंकि स्मार्ट बनते हैं ना वो ये कहते हैं कि वेव फ्रंट तो कभी पूछा नहीं जाता भाई, मतलब एक जनरल ट्रेंड है कि पिछले 10-15 सालों में वेव फ्रंट का कोई क्वेश्चन नहीं आया था, ठीक है, तो उन्होंने एक माइंडसेट बना लिया कि हमारे साथ भी ऐसा ही होगा। इस बार लोगों के बहुत ट्रेंड टूटे, लोग ट्रेंड बना के गए थे मैथ में कि कैलकुलस बहुत आएगी, और एक क्वेश्चन आया खाली पूरे पेपर में, हमारे पूरे महीने लगे थे कैलकुलस पढ़ने में कि हम ये भी पढ़ लें, सब भी पढ़ लें, और 3D मैट्रिसेस छोड़ देते थे, मतलब कि इससे आएगा ही नहीं, वो पता चला पेपर उसी से भरा हुआ था। केमिस्ट्री में उम्मीद में गए थे कि ऑर्गेनिक पढ़ लेंगे, फिजिकल छोड़ देते, और उन्होंने पेपर क्या बनाया, ऑर्गेनिक और फिजिकल का मिक्सचर बना दिया, मतलब क्वेश्चन ऑर्गेनिक का था लेकिन फिजिकल भी लग रही थी, हम ना इधर के रहे ना फिजिकल छोड़ के चले गए, ऑर्गेनिक पढ़ के गए थे लेकिन प्योर ऑर्गेनिक आई नहीं। ये सब एडवांस में इस बार के पेपरों में ऐसे ऐसे लोगों की, मतलब कहना ये है कि आप प्री माइंडसेट से मत जाओ कि ये आएगा ये नहीं आएगा, आपसे बड़े पागल बैठे वहां जो पेपर बना रहे हैं। ठीक है, ये सब समझ में आया वेवफ्रंट का नहीं। अब जरा वो जो रिफ्रैक्शन वाला कंसेप्ट था, एक बार वापस प्रॉब्लम पे आइए। एक और क्वेश्चन इस तरीके से देखो, ये हमारा इंटरफेस है और ये भी प्रॉब्लम है, इसके अंदर इस तरीके से दो वेव फ्रंट्स दिखाए गए, A1 B1 C1 D1, दीज आर टू वेव फ्रंट्स, इंसिडेंट वेव फ्रंट्स, और ऐसे दो रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट दिखाई गई। और डायग्राम साफ दिखे इसके लिए काम करते हैं यार।
उन्हें सब तुमको पैरेलल दिख जाएगा। अब बेटर समझ पाओगे क्या हुआ। ये C1 डैश D1 डैश और ये A1 डैश एंड B1 डैश, तो इतना ही डायग्राम है आपके पास। इंसिडेंट वेव फ्रंट्स हैं, दीज आर रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट्स। ये मीडियम 1 और ये मीडियम 2। इंसिडेंट वेव फ्रंट्स, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट्स। तो पहले तो आप वेव फ्रंट को देख करके बताओ कौन सा मीडियम डेंसर है इसमें। नीचे वाला। वेव फ्रंट के डायग्राम को चाहो तो रे डायग्राम में कन्वर्ट कर सकते हो, और करना ये होता है सिर्फ ये करो, वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर एक लाइन बनाओ। नाउ दिस इज रे, इंसिडेंट रे, और इनके परपेंडिकुलर एक लाइन बना दो, रिफ्रैक्टेड रे। तो अब तो समझ जाओगे कि यहाँ पर रेरर से डेंसर गए हैं कि डेंसर से रेरर गए। ठीक, दूसरा पॉइंट। हाँ, दूसरा पॉइंट, वो कुछ इस टाइप का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि A1 एंड B1 दे आर इन सेम फेज। ये ट्रू है या फॉल्स है? A1 B1 आर इन सेम ट्रू फेज। है सर। ट्रू है। यस सर, क्योंकि A1 एंड C1 आर आल्सो इन द सेम फेज। फॉल्स है। फॉल्स है सर। एक पर्टिकुलर वेव फ्रंट पर जितने पॉइंट हैं वो सब सेम फेज में होंगे। यस सर, अलग अलग नहीं, अलग अलग नहीं। तो इस लाइन पर जितने भी पॉइंट आप ले लोगे वो सब सेम फेज में होंगे, और इस पॉइंट का सबसे ज्यादा यूज करेंगे YDAC में। यंग्स एक्सपेरिमेंट इंटरफेरेंस इसके बाद का जस्ट चैप्टर है, उसमें इस पॉइंट का बहुत ज्यादा यूज होता है। हाँ जी। तो A1 एंड B1 विल बी इन सेम फेज बिकॉज दे आर ऑन द सेम वेव फ्रंट। A1 और C1 में डिफरेंस होगा, देयर इज फेज डिफरेंस। क्या ये कह सकते हैं कि जो फेज डिफरेंस A1 और C1 में होगा वही फेज डिफरेंस A1 डैश और C1 डैश में होगा? If the wave front है, सुनो तो क्वेश्चन तो सुनो आप। The phase difference between A1 C1 will be same as the phase difference between A1 dash and C1 dash if the wave fronts have same gap between them. गैपिंग सेम है इनके बीच में। जो गैप यहाँ पर है वही गैप यहाँ है। नो सर। मतलब अगर ये 2 मिलीमीटर की गैप है तो ये भी 2 नहीं, मिलीमीटर का गैप है। नाउ क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है फॉल्स है? फॉल्स है सर। हाँ जी विज्ञान, तुम बताओ कैसे? फॉल्स है। तुम बताओ। वेलोसिटी में से डिफरेंस है ना दोनों के। तो वेलोसिटी के डिफरेंस से फेज डिफरेंस का क्या कनेक्शन है? सर वो कह सकते ना कि टाइम सर अलग अलग लगेगा, मतलब पहले सेम क्वेश्चन डिस्टेंस सुन लो, आपने पहले ही कह सुन लिया लो कि पहले क्वेश्चन। आप लोग भी क्वेश्चन सुनो। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि लोगों को लगता है कि हम एक टॉपिक समझ चुके हैं, लेकिन ऐसे ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं उल्टे सीधे। सर मेरा क्वेश्चन सुन लो फिर बताना। आप देखिए, मेरा क्वेश्चन है कि द फेज डिफरेंस ऑफ A1 एंड C1 विल बी सेम एज द फेज डिफरेंस ऑफ A1 डैश C1 डैश। एंड मैं बोल रहा हूँ कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम है। हाँ जी सर बताइए। सर वो मैं कह रहा था, मैंने ऐसे किया कि मान लीजिए हम वेव को साइनसोइडल मान लेते हैं। मानने में कोई बुराई तो है नहीं सर? नहीं कोई नहीं, सर साइंस तो नहीं माने। यस सर। हाँ हाँ सर, वो कह रहे थे सर, सॉरी सर, थोड़ा डिस्टरबेंस हो गया था। हाँ सर, साइनसोइडल मान ले तो जो फेज होता है साइनसोइडल वेव के केस में वो आपका ओमेगा टी माइनस के एक्स होता है। और फेज डिफरेंस जब निकालते हैं किसी पर्टिकुलर टाइम पे, तो फॉर मतलब सेम सोर्स दोनों के लिए ओमेगा तो सेम होगा। पाथ डिफरेंस आ रही है, यानी कि के टाइम से डेल्टा एक्स। और सर के होता है आपका ओमेगा बाई वी, और वी बहुत दोनों लंबे मीडियम में प्रोसेस पे डिफरेंट चले। है। ठीक ठीक अरे सर सोचने का वैसे ठीक, ही कोई बात तरीका है नहीं। तो। ठीक, आप लोग बताओ फेज डिफरेंस का प्रैक्टिकल मतलब क्या होता है? सर मैं एक वो दूं रीजन।
हाँ एक मिनट रुक जाओ, अभी आवाज आ रही है बस यार, डबल कम्युनिकेशन हो रही है उधर। तुम बताओ भाई त्रिपाठी जी। सर ये कह सकते हैं सर, फेज डिफरेंस यही हो गया कि मतलब सेम पॉइंट से अगर दो आपके उसमें फेज डिफरेंस है तो सेम पॉइंट से पास होने में जो टाइम लैग होगा उसे फेज डिफरेंस कहा जाता है। बिल्कुल। और सर आपने अभी बताया कि दोनों का सर जो डिस्टेंस है दोनों के बीच में वो सेम था, हम्म, तो अगर पहले जो मीडियम वन है उसमें वेलोसिटी आपकी ज्यादा है तो कंपैरेटिवली सर कम टाइम लगना चाहिए, और अगर यही हम मीडियम टू में देखें तो वहां पे वेलोसिटी कम हो जाएगी तो ज्यादा टाइम लगेगा। और सर फेज डिफरेंस अगर बेसिक डेफिनेशन से कह सकते हैं फिर वो अलग अलग है। ठीक, सही है। देखिए आप लोग भी सुनो, फेज डिफरेंस दो पॉइंट के बीच का मतलब क्या होता है। देखो यार, फेज जो वर्ड पढ़ते हो आप, मैं बार बार ये चीज कई बार आती है वेव के अंदर, एसएसएम के अंदर। फेज ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक इक्विवेलेंट एंगल है, द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्विवेलेंट एंगल ऑफ ऑसिलेशन, दैट इज कॉल्ड फेज। इसकी बहुत सिंपल डेफिनेशन, ऑसिलेशन के इक्विवेलेंट ट्रिग्नोमेट्री में कितना एंगल बनता है, मतलब एक ऑसिलेशन के इक्विवेलेंट ट्रिग्नोमेट्री में 2 पाई का एंगल बनता है। अगर हम एक वेव दिखाएं फिजिक्स में, एक कंप्लीट वेव, तो ट्रिग्नोमेट्री में ग्राफ के अंदर ये कितने एंगल को रिप्रेजेंट करता है, तो उसको फेज बोल रहे हो। मतलब वन ऑसिलेशन हैज अ फेज ऑफ 2 पाई। ठीक है, लिखने के लिए बोल लो भाई, सुनने के लिए तो सत्यनारायण कथा थोड़ी चल रही है। जब बेसिक बताते हैं तो एडवांस पे जाना चाह रहे हो। फेज ऑफ वेव मींस the equivalent angle in the trigonometry corresponding to oscillations. अब मान लीजिए कि दो पार्टिकल ऑसिलेट करते हैं और दूसरा पार्टिकल फर्स्ट पार्टिकल के ऑसिलेट करने के कुछ टाइम बाद ऑसिलेशन स्टार्ट करते हैं। मतलब दो पार्टिकल्स की ऑसिलेशन हो रही है, पार्टिकल वन पार्टिकल टू, जिसमें पार्टिकल वन ने पहले ऑसिलेशन स्टार्ट कर, पार्टिकल टू बाद में ऑसिलेट करेगा। तो लीड कौन कर गया और लैग कौन कर गया इसमें? P1 लीड P2 ने जब अपनी ऑसिलेशन स्टार्ट की, उसके पहले मान लीजिए P1 जो है वो 2.4 ऑसिलेशंस कंप्लीट कर चुका था। मान लीजिए कि जिस टाइम P2 ऑसिलेट करना चालू करेगा उसके पहले P1 ऑलरेडी 2.4 ऑसिलेशन कंप्लीट कर चुका है। तो ट्रिग्नोमेट्री में वो कितना एंगल पूरा कर चुका है? 2.4 ऑसिलेशन ऑलरेडी कर चुका है, तो उसके इक्विवेलेंट एंगल ट्रिग्नोमेट्री 4.8 पाई ना, यही चीज कहलाएगी इन दोनों के ऑसिलेशन का फेज डिफरेंस। दो पॉइंट्स के बीच में फेज डिफरेंस का मतलब ये होता है कि उनके बीच जो नंबर ऑफ ऑसिलेशन का डिफरेंस है उसके इक्विवेलेंट ट्रिग्नोमेट्री में क्या एंगल बनेगा, दैट इज द फेज डिफरेंस। phase difference between oscillation of 2 points is 2 pi multiplied by difference in a number of oscillations. यही सबसे आसान तरीका है फेज डिफरेंस निकालने का, मोस्ट इजीएस्ट वे। तो जब वेव इस तरीके से आएगी तो A1 और C1 में पहले कौन ऑसिलेट करेगा, आप खुद सोच के देखिए। अगर ऐसे करके वेव आएगी तो कौन सा पॉइंट ऐसा है जो वेव से इसका एनकाउंटर पहले होगा वेव से? A1 का, उसके बाद C1 का होगा। और अगर ये डिस्टेंस D है
तो C1 वाले पॉइंट की ऑसिलेशन A1 के ऑसिलेट करने के कितने टाइम बाद आएगी? तो D अगर डिस्टेंस है और डिवाइडेड बाय वेव की स्पीड, डिस्टेंस बाय वेव स्पीड, टाइम आ गया। मतलब C1 पॉइंट into 2 pi. A1 के ऑसिलेट करने के इतनी देर बाद ऑसिलेशन चालू करेगा। और इस टाइम मतलब आप कह सकते हो कि C1 का ऑसिलेशन, पॉइंट C1 की ऑसिलेशन A1 के ऑसिलेशन से कितना टाइम लैग कर रही है, और इस टाइम में कितने नंबर ऑफ ऑसिलेशन हो चुके होंगे, तो डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड। हम ये कह सकते हैं कि A1 ने C1 से इतने नंबर ऑफ ऑसिलेशन ज्यादा कर रखे, और इसको जब 2 पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कहलाएगा फेज डिफरेंस ऑफ A1 एंड C1। अभी जब YDAC में फेज डिफरेंस कैलकुलेट करने को आएगा तो नाचते फिरोगे। फिर लगाओ फॉर्मूला अपना, पाथ डिफरेंस, वेव डिफरेंस और ये डिफरेंस। जो एक सबसे बेसिक फंडामेंटल बता रहे हैं वो समझना नहीं। तो जब ब्रैग्स लॉ ऑफ दुनिया भर ब्रैग्स कहानी सुना दोगे कि ये, था। अरे वही तो मैं कह रहा हूँ, दुनिया भर कहानी हम समझ लेंगे, लेकिन ये बेसिक बात नहीं समझ में आती कि डिफरेंट फेज डिफरेंस दो ऑसिलेशन के बीच का मतलब इसलिए कि शायद नंबर ऑफ ऑसिलेशन में डिफरेंस होंगे। यही रीजनिंग अगर A' और C' में लगा, सेम रीजनिंग, तो वहां जहाँ V1 आ रहा वहां पर V2 आएगा। कल को ये भी तो क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द फेज डिफरेंस ऑफ A1 C1 टू द फेज डिफरेंस ऑफ A' C'? नहीं आ सकता। या ये भी तो क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट शुड बी दिस डिस्टेंस इन ऑर्डर टू हैव सेम फेज डिफरेंस। जो फेज डिफरेंस यहाँ है वही फेज डिफरेंस यहाँ लाना चाहते हैं, तो ये डिस्टेंस कितना होना चाहिए। फिर जब ये सिंगल ऑब्जेक्टिव और मल्टीपल ऑब्जेक्टिव में आता है तो आप लोग कहते हो कि सर इस टाइप के क्वेश्चन कौन सी किताब में मिलेंगे, वो यही वाली किताब में मिलेंगे। मैं पूरे ऑप्टिक्स में बता रहा हूँ, पूरे वेव ऑप्टिक्स में मैं फेज डिफरेंस ऐसे ही निकालूंगा, डिफरेंस इन द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई। चलिए एक और क्वेश्चन बताओ जल्दी से। सपोज एक पॉइंट है सोर्स, देखिए कितना आपको फेज डिफरेंस कंसेप्ट क्लियर हो रहा है। सोर्स मान लीजिए, और इस साइड पर एक P1 पॉइंट है और यहाँ कहीं पर एक P2 पॉइंट है। अलग अलग लोकेशन से, P1 की लोकेशन, P2 की लोकेशन अलग। P1 की लोकेशन हमारे सोर्स से D1 डिस्टेंस पर है और P2 की लोकेशन है सोर्स से D2 डिस्टेंस पर। इस साइड वेव स्पीड V1 है और इस साइड पर वेव स्पीड V2। मतलब P1 की तरफ वेव V1 स्पीड पे चल रही है और P2 की तरफ वेव V2 स्पीड पे चल रही है, और ये पॉसिबल है ड्यू टू डिफरेंस इन द मीडियम। हो सकता है कि P2 वाटर में हो और P1 एयर में हो, तो ये हो सकता है अलग अलग स्पीड से लाइट जाए। व्हाट इज फेज डिफरेंस बिटवीन ऑसिलेशन ऑफ P1 P2? What is phase difference between the oscillation of P1 and P2? एंड बात मानो फेज डिफरेंस का कंसेप्ट क्लियर हो गया तो YDAC क्लियर है। फिर P1 के ऑसिलेट करने में और P2 के ऑसिलेट करने में फेज डिफरेंस की वैल्यू, तो हमारे दिमाग में सिर्फ एक टारगेट होना चाहिए, दोनों के नंबर ऑफ ऑसिलेशन में क्या डिफरेंस आएगा। D1 by V1 minus D2 by V2 whole into frequency into 2. Yes, हाँ ये sir. सही, बिल्कुल यही ऑर्डर। D1 by V1 minus D2 by V2 ब्रैकेट के बाहर 1 by T into 2 पर। ठीक है।
मान लेते हैं वेव P1 पर पहले पहुंच गए, मान लीजिए, मान लेते हैं कि वेव ने पहले P1 को टच किया है और बाद में P2 को टच किया है, तो कितना टाइम डिफरेंस आएगा इनमें? d1 by v1, ये वो टाइम होगा जब वेव P1 पॉइंट पर चली जाएगी, और P2 पॉइंट पर जाने का टाइम, और इनका जब डिफरेंस निकालेंगे तो यही तो हुआ वो टाइम डिफरेंस। समझ पा रहे आपको? हमने ये माना है कि वेव पहले P1 पॉइंट पर आएगी, बाद में P2 पॉइंट पर जाएगी, तो जब तक वेव P2 पॉइंट पर जाएगी ऑलरेडी P1 कुछ ऑसिलेशन कर चुका है, क्योंकि उसको वेव ने पहले डिस्टर्ब किया हुआ है। तो जब P2 डिस्टर्ब हुआ उसके पहले P1 कुछ नंबर ऑफ ऑसिलेशन कर चुका है, और वही फेज डिफरेंस हम था। तो हम जब टाइम डिफरेंस निकाल देंगे और इसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर दे, टाइम डिफरेंस इनटू फ्रीक्वेंसी, ये क्या यही तो वो नंबर ऑफ ऑसिलेशन हुए, और इसको किससे मल्टीप्लाई कर दें, तो ये कहलाएगा फेज डिफरेंस ऑफ P1 एंड P2, P1 एंड P2 का फेज डिफरेंस। और अगर ये सेम स्पीड में चले जाए, V1 V2 बराबर हो जाए, इन केस V1 V2 सेम होते हैं, मतलब कि लाइट दोनों पॉइंट्स पर एक ही स्पीड पे जा रही है, तो इन दैट केस फेज डिफरेंस विल बी 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी अपॉन स्पीड, और ये बनता है D2 माइनस बुक्स में, आपके बुक्स में इसको पाथ डिफरेंस कहा गया, यस और ये सब क्लास 11th में डिस्कस हुआ है। और फ्रीक्वेंसी अपॉन V इज 1 अपॉन वेवलेंथ, तो ये f by v को हम 2 पाई बाय लैम्डा भी कह सकते हैं। तो ये भी एक फॉर्मूला बन जाता है कि फेज डिफरेंस बराबर 2 पाई बाय लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस। बट मैं पर्सनली जेई के न्यूमेरिकल्स को तो नहीं यूज करता इसको, बोर्ड तक चलेगा, क्योंकि जेई वाले कभी भी कुछ भी धोखा दे सकते हैं भाई, वो स्पीड डिफरेंस कर दे, फ्रीक्वेंसी आप डिफरेंट कर नहीं सकते हो, क्योंकि फ्रीक्वेंसी सोर्स की कैरेक्टरिस्टिक होती है, तो एक बार वेव निकल गई तो चाहे कहीं भी जाएगी फ्रीक्वेंसी वही रहेगी उसकी। सो जस्ट फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ फेज डिफरेंस दिमाग में रखिएगा, किसी भी दो पॉइंट के बीच में डिफरेंस इन फेज क्यों होता है, क्योंकि वेव उन दोनों पॉइंट को जब अलग अलग टाइम पर टच करती है, इसीलिए फेज डिफरेंस आता है। एक बात समझ में आई को? कोई और एक कोई ज्यादा वेव, ऑसिलेट कर चुका होगा हाँ, किसी ने। तो जब कोई एक वेव किसी पॉइंट पर लेट अराइव करेगी, तो जिस पॉइंट पर वेव पहले पहुंच चुकी थी उसने कुछ नंबर ऑफ ऑसिलेशंस ज्यादा किए होंगे, वो नंबर ऑफ ऑसिलेशन अगर हम कैलकुलेट कर लें और उसको 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दे, ये फेज डिफरेंस का बेसिक कंसेप्ट है पूरे चैप्टर में, ठीक है। और ऐसे सभी पॉइंट्स जिनमें कोई फेज डिफरेंस नहीं है, इसका क्या मतलब है, उन सभी पॉइंट्स को वेव ने एक साथ टच किया है और वो वेव फ्रंट है, वो वेव फ्रंट है, वो सारे पॉइंट्स आपके वेव फ्रंट कह रहे हैं, ठीक है। अब क्लियर हुआ ये? तो अब नेक्स्ट चैप्टर जो है वो मैथमेटिकल आएगा यार, दैट इज इंटरफेरेंस ऑफ द वेव, अगली क्लास में। ये हो गया सर, ये वाले